तो हेलो बेटा, नीट क्रैश कोर्स का आज जो है वो 9th डे है और आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बेटा, जो चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर बेटा जो है पीवाईक्यू ट्रेंड को अगर मैं देखता हूं तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं आपके पक्के हैं। कहने का मतलब ये है कि आज वाला अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया बेटा तो आपके 12 से 16 मार्क्स बेटा आपके पक्के हो जाएंगे। वैसे मैंने पिछली बार बोला था, यानी कि कल वाली क्लास में बोला था कि सेल वाले जो चैप्टर में भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो कल और आज का मिला के बेटा आपके कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? 24 से 30 बेटा मार्क्स आपके पक्के हैं। 30 मार्क्स तो हो नहीं सकते, 24 से 32 मार्क्स बेटा आपके पक्के हैं अगर आपने 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखते आए हैं, ठीक है बेटा, हमेशा जो है हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज में हम हमेशा क्या देखते हैं? सबसे पहले कि पीवाईक्यू ट्रेंड्स क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ते हैं इसको। तो आप देख सकते हो 2021 में बेटा 2 क्वेश्चन आए थे, फिर 22 में बेटा जो है कितने क्वेश्चन आए? 3 क्वेश्चन आए। ठीक है, फिर 23 में जंप करके बेटा 20 मार्क्स का सीधा एक जो है सिंगल चैप्टर सेल साइकिल वाला चैप्टर जो है, कमाल कर सकते हो, देखो कमाल है भाई। 24 में बेटा जो है यहाँ पे आए कितने? 3 क्वेश्चन, और जो 25 में बेटा 4 क्वेश्चन। अगर आप 25 में देखोगे तो 4 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में आए थे और 4 ही क्वेश्चन किस में आए थे बेटा? सेल वाले में आए थे। यानी कि इन 2 चैप्टर से बेटा 8 क्वेश्चन आए थे 32 मार्क्स के, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर में आए थे बेटा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इस बार भी एक्सपेक्टेड 3 से 4 एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे, बट सरप्राइज यहां तक दे दे आपको तो इसका भरोसा नहीं है, एनटीए का कोई भी भरोसा नहीं है। तो आप भरोसा मत करना, बहुत अच्छे से कवर करना है, रट्टा नहीं मारना है इस वाले चैप्टर को। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेटा जो है पीवाईक्यू ट्रेंड हो गया। अब हम देखते हैं वेटेज वाइज कि वेटेज सबसे ज्यादा कहां पे? ऑब्वियसली जहां पे आपको समझ में नहीं आता वहां पे वेटेज है, बात खत्म। जहां पे बेटा आपको समस्या आती है ना समझने में, वही वेटेज ज्यादा है। और मियोसिस, यहां पे मियोसिस आप पढ़ के जाओगे, एक काम करता हूं सेल साइकिल और जो है माइटोसिस पढ़ के चला जाता हूं तो मेरा काम चल जाएगा, मियोसिस छोड़ के चला जाता हूं, नहीं बेटा। मियोसिस जो है 40% कवर करता है। ठीक है, इंटरफेस जिसमें G1 S और G2 आते हैं, ठीक है बेटा, वो कितना कर रहा है? 25%। इन दोनों को मिला के अगर आप ढंग से करके चले जाओगे, यानी कि मियोसिस कवर करके चले जाओगे और जो है सेल साइकिल कवर करके चले जाओगे इंटरफेज में, 65% बेटा, कहने का मतलब है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके इन दोनों से बन जाएंगे। ठीक है, और मेटाफेज वर्सेस जो एनाफेज है, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसमें से भी काफी क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। अगर आप देखोगे 20 वेटेज इसकी है, काफी क्वेश्चन पूछता है, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में कंपेयर कर देता है। ठीक है, सबसे जो कम है बेटा वो किसमें है? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, ये सबसे डेटा कम है, यहाँ पे जो है इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, बट इजी है। अगर एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो बढ़िया बन जाएगा। ये तो बेटा हमारी जो है वेटेज प्रायोरिटी हो गई। आज हम क्या कवर करने वाले हैं नीट क्रैश कोर्स में? 9th डे है बेटा, 35 डे में जो है हम जो है पूरा जो कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस करेंगे। आज हम देखते हैं क्या है पीवाईक्यू ट्रेंड। हमने जो देख लिया बेटा, प्रायोरिटी हीट मैप हमने देख लिया, वेटेज वाइज जो है हमने देख लिया किस किस में वेटेज ज्यादा है। आज हम कवर करेंगे सबसे पहले सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद देखेंगे हम सेल साइकिल के फेजेस, फिर उसके बाद देखेंगे हम माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। उसकी 2 स्टेजेस हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, इसके बाद देखेंगे मियोसिस 1, इसके बाद मियोसिस 2 एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस, मतलब मियोसिस आ गया ये वाला। तो चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेल साइकिल है क्या? मतलब सेल क्या है? सेल साइकिल मतलब क्या सीन है? मतलब बेटा होता क्या है, यहाँ पे एक सेल हुई, वो बेचारी मैच्योर कर गई, बढ़िया हो गई। देखो यहाँ पे तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी, आगे तो प्रोजेनी बनेगी नहीं फिर, है ना, मैच्योर होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, इसने अपना जितने भी काम करने थे कर लिए, अब तो फिर एंड हो जाएगी। ऐसे तो फिर टिश्यू ही मर जाएगा या फिर हमारे सेल्स ही मर जाएंगे सारी की सारी। तो होता क्या है, ये डिवाइड कर जाती है, ये डॉटर सेल बेटा बना देती है, डिवाइड कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देख सकते हो, सेल का ग्रो होना, डीएनए का सिंथेसिस होना, फिर उसके बाद बेटा है सेल्स का जो है डिवाइड करना, और इन सेल का फिर से वापस जो है उसी स्टेज में एंटर कर जाना। बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सेल साइकिल। एक्चुअल में इवोल्यूशन ही सेल साइकिल के ऊपर टिका हुआ है। अगर सेल साइकिल ना होता तो आज हम ना होते बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म ना होता। तो ये सेल साइकिल ही है जिसने क्या बना रखा है, पूरी दुनिया में जो है इवोल्यूशन, इतने सुंदर सुंदर जो है ब्यूटीफुल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, आपको देखने को मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? सेल डिवीजन की वजह से। ठीक है, ये बेटा सेल साइकिल है। सेल डिवीजन एक छोटा सा पार्ट है जिसको एमफेज बोलते हैं। सेल साइकिल में पूरी लाइफ साइकिल है, मतलब लाइफ ऑफ सेल, लाइफ ऑफ सेल, लाइफ ऑफ सेल।
है ना, लाइफ ऑफ सेल बेटा। ठीक, तो यहां पे एनसीईआरटी कुछ डेफिनेशन देती है, वो हम देख लेते हैं। क्या दे रही है? द सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल ग्रोज, ऑब्वियसली सेल ग्रो कर रही है, रेप्लिकेट्स डीएनए, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगी, डबल करेगी, एंड डिवाइड्स इनटू द 2 डॉटर सेल, और डिवाइड करती है क्या बेटा? 2 डॉटर सेल में। ठीक है, और फिर से एक जो है वापस रीएंटर कर जाती है, जो डॉटर सेल्स होती हैं। ध्यान रखना, इट्स ए जेनेटिक कंट्रोल बेटा, इट्स अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। ध्यान रखना, ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रोसेस है। ऑब्वियसली बात है कि एक सेल से 2 सेल बननी है, 2 डॉटर सेल बननी है, 2 प्रोजेनी सेल बननी है। अगर जो है किसी भी जगह पे ये फेल हो गया सिस्टम, सेल साइकिल अगर फेल हो गया, यहाँ पे कुछ इश्यू हो गया, तो बेटा जो प्रोजेनी है वो गई। और प्रोजेनी गई, अगर हमारे केस में फॉर एग्जांपल अगर जो है टिश्यूज अच्छे से रिपेयर नहीं होंगे, ठीक है, रिप्लेनिश नहीं होंगे, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेज, ये सारी सारी जो है WBC खास करके जो है, ठीक है, अगर बेटा खास करके हम देखते हैं कि बी सेल अगर डिवाइड नहीं करेगी तो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, है ना। तो सेल साइकिल को बहुत ही जेनेटिकली टाइटली कंट्रोल रखा जाता है, ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ईच साइकिल यानी कि हर एक सेल साइकिल में क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट होते हैं। ऑब्वियस बात है बेटा, जब सेल ग्रो करती है तो क्या करती है? अपने जो डुप्लीकेट करती है अपने उसको, जो ऑर्गेनेलीज को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है, इसके बाद जो है ER, गोल्जी बॉडीज, ये सब के सब क्या करते हैं? अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं बेटा। फिर उसके बाद है क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो डीएनए बेटा जो है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, ठीक है, अब डीएनए क्या हो गया यहाँ पे? आप देख सकते हो आप जो है डबल हो गया। ठीक है, इसके बाद जो क्या बोलते हैं बेटा, क्या होता है यहाँ पे? डीएनए क्या हो जाता है यहाँ पे? फिर से डिवाइड कर जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब लाइट आ गई है, बहुत गर्मी लग रही थी, हीट बहुत ज़्यादा आती है बोर्ड से, है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको एसी का साउंड थोड़ा सा वो लगे, आपको डिस्टर्ब करे, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ। मेन जो है हमारा फोकस जो है, हम अपना पढ़ने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, थैंक गॉड लाइट आ गई है। ओके, तो सेल डिवाइड मेनली फॉर, अब बात आती है कि सेल डिवाइड क्यों करती है। हमने देख लिया कि सेल साइकिल है, ठीक है, इसके बाद हम देख लिया कि सेल साइकिल अंडर जेनेटिक कंट्रोल है। सेल साइकिल में होता क्या है? सेलुलर कंपोनेंट डबल करते हैं, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवाइड करती है सेल। और होता क्यों है? क्यों करती है? फॉर ग्रोथ। फॉर ग्रोथ, अगर हमारी जो ग्रोथ हो रही है बेटा, तो उसका क्या रीजन है? सेल डिवीजन है। ठीक है, रिपेयर, फॉर एग्जांपल आपको चोट लग गई तो वहां पे जो है वुंड हीलिंग बेटा, वो किसकी वजह से हो रही है? वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की वजह से हो रही है। रिप्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल जो है, अगर जो है इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू भी, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू हो जाएगा। अगर सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन है तो बेटा वो मियोसिस के थ्रू हो जाएगा, वो भी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में ही आता है ना। तो ये चीज है बेटा। अब बात आती है कि सेल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं? फेज ऑफ सेल साइकिल, कितने फेज है बेटा सेल साइकिल के? तो 2 फेज होते हैं बेटा। कितने फेज होते हैं? 2 फेज होते हैं। पहला कौन सा है? इंटरफेज, दूसरा कौन सा है? एम फेज। पहला कौन सा है? इंटरफेज, दूसरा कौन सा है? एम फेज। तो मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जांपल एक सेल है, एक छोटी सेल है, बिल्कुल छुटकू सेल है, वो क्या करेगी बेटा? जो है ग्रो करेगी, इंक्रीज करेगी, तो कंपोनेंट अपनी ग्रो करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेगी बेटा? वो डिवाइड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? वो डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, अब फिर से क्या करेगी बेटा? वो ग्रो करेगी। तो ये चलता रहता है हमेशा। ये क्या होता रहता है? हमेशा चलता रहता है। कहने का मतलब क्या है? सेल जो है यहां पे क्या करेगी बेटा? ग्रो करेगी, जिसको मैं क्या बोलता हूं? इंटरफेज बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलता हूं? इंटरफेज। और ये फिर से क्या हो जाएगा? एम फेज। तो इंटरफेज, एम फेज, फिर से इंटरफेज, एम फेज, फिर से इंटरफेज, एम फेज। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से समझा देता हूं आपको मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। इंटरफेज में बेटा होता क्या है? इंटरफेज में G1 S G2 फेज होती है। फिर इसके बाद सेल क्या कर जाती है बेटा? डिवाइड कर जाती है। इसको मैं क्या बोलता हूं? एम फेज बोलता हूं। ठीक है, इसमें सेल क्या कर जाएगी? डिवाइड कर जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? एम फेज बोलते हैं। सेल डिवाइड करती है, इसमें ट्रू सेल डिवीजन यहां पे होता है। अब फिर से इंटरफेज में एंटर कर जाएगी, फिर से इंटरफेज में एंटर कर जाएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? G1 S G2। ठीक है, 3 स्टेज होगी यहाँ पे। अब फिर से कहां पे एंटर कर जाएगी बेटा? एम फेज में एंटर कर जाएगी यहाँ पे, यानी कि सेल डिवाइड करेगी। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, क्या देख पा रहे हो बेटा? कि जो 2 एम फेज के बीच, 2 एम फेज के बीच क्या होती है? इंटरफेज होती है। ऐसे यहाँ पे होता है, ऑब्वियसली एम फेज हो गया, है ना। जो एम फेज है उसमें क्या करेगी? सेल जो है
डिवाइड करेगी, डॉटर सेल फिर कहाँ एंटर कर जाएंगे बेटा, इंटरफेज में एंटर कर जाएंगे, इंटरफेज के बाद फिर से एम फेज में, एम फेज का फिर से इंटरफेज में, ये चलता रहता है। ये क्या होता है, चलता रहता है। तो होता क्या है, इंटरफेज हो गया, एम फेज हो गया, इंटरफेज हो गया, एम फेज हो गया, इंटरफेज हो गया, एम फेज हो गया। ठीक, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो है फॉर एग्जांपल इंटरफेस है। इन जनरल बता रहा हूं, इसमें कोई वो नहीं बता रहा, ये जस्ट मैंने एक बनाया समझाने के लिए बताया। इसमें कोई डीएनए डबल ट्रिपल इस चीज को मत सोच लेना, जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो दो एम फेज के बीच में क्या है बेटा, दो एम फेज के बीच में क्या है, इंटरफेज है। दो एम फेज के बीच में क्या है, इंटरफेज है। यहाँ पे सेल ट्रूली डिवाइड कर रही है, यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरफेज। और कई केस में इसको बेटा क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज भी बोल देते हैं। रेस्टिंग स्टेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रही है। तो रेस्टिंग स्टेज कहाँ पे आता है, दो एम फेज के बीच में आता है। इस टाइप के PYQs में क्वेश्चन आए हुए हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गड़बड़ मत कर देना। एम फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, आगे हम कवर करने वाले हैं उसको। और इसमें क्या होता है, G1S G2 होता है इंटरफेज में। ठीक है, तो ये चीज बात की गई है। अब वापस फिर से आते हैं, यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं हम। ठीक है, इंटरफेज होता है, इंटरफेज में क्या होता है बेटा, सेल ग्रोथ होती है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। कवर करेंगे इंटरफेज में G1S G2 तीनों के तीनों स्टेजेस को देखेंगे। एम फेज में क्या होता है, ट्रू सेल डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा, ट्रू सेल डिवीजन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो सेल साइकिल में कितनी स्टेज है, इंटरफेज और एम फेज। इसके बाद जो इंटरफेज जो होती है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है। इंटरफेज क्या होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है। इंटरफेज जो है वो 95% ऑफ सेल जो साइकिल को कवर करती है। मान के चलो सेल साइकिल अगर मान के चलो कि 100 मिनट है, 100 मिनट है फॉर एग्जांपल, तो 95 जो मिनट होंगे वो किसमें गुजर जाएंगे, सेल के इंटरफेज में पास होंगे। 5 मिनट के अंदर ही क्या कर जाएगी, वो डिवाइड कर जाएगी। आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल NCERT बोलती है कि ईस्ट जो है वो डिवाइड करती है 90 मिनट्स में। किसमें डिवाइड करती है, 90 मिनट्स में। और फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन सेल है जो कि कल्चर सेल है, ह्यूमन सेल इन कल्चर। अब ये कल्चर का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, जब लैब में ग्रो करवाया जाता है सेल को ना, जब लेबोरेटरी में जो सेल को ग्रो करवाया जाता है, पेट्री डिश में या फिर जो है फ्लास्क में ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे हम जो है ग्रोथ मीडियम देते हैं सेल्स को, खास करके जो है ब्लड सेल्स को, स्टेम सेल्स को। तो ये टिपिकल सेल है, कोई भी क्लासिकल टिपिकल सेल है। अगर ह्यूमन सेल को अगर हम ग्रो करते हैं तो वो 24 आवर्स में क्या करती है, अपना सेल साइकिल पूरा करती है। 24 आवर में जनरलाइज है ये। आप ये मत सोचना कि सारी की सारी सेल ऐसा करती हैं। अगर हम बात करें जो लिवर सेल्स है उसका अलग होता है। ठीक है, और जो ब्लड सेल्स होती हैं फॉर एग्जांपल WBC, RBC तो डिवाइड ही नहीं करती, WBC होगी, वो भी अलग अलग टाइप की जो होती हैं। फॉर एग्जांपल जो B सेल है, B लिम्फोसाइट है, वो कितने टाइम में डिवाइड करती है, ये बेटा अलग अलग है। ये क्लासिकल सेल है, जब सेल को कल्चर में ग्रो करवाया जाता है तो 24 आवर है ये। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं है, जनरलाइज वे में बताया गया है। अब मेरे को आप ये बताओगे कि अगर 90 मिनट में पूरा सेल साइकिल है तो 95% ऑफ 90 मिनट कितने हो गए, इंटरफेज। 95% क्या होता है बेटा, इसके इंटरफेज होगा। तो 90 मिनट अगर है, पूरी सेल डिवाइड कर रही है, तो 95 मिनट में क्या होगा आप बताओ मेरे को। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, गड़बड़ मत कराना यहाँ पे, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार छोटी सी बात है यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो भाई, ठीक, 95% ऑफ इंटरफेस कितना हो गया, 95% ऑफ सेल साइकिल। यार क्या कर रहा हूं मैं, कई बार हो जाता है। 95% ऑफ जो सेल साइकिल पूरा है वो क्या है बेटा, इंटरफेस है। क्या है वो, इंटरफेस है। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं, 90 मिनट को काउंट करते हैं, 90 मिनट का 95% काउंट करते हैं तो बेटा वो 85.5 मिनट्स आ जाता है। 85.5 मिनट्स आएगा। कौन सा, G1S G2 यानी कि इंटरफेस। अब मेरे को ये बताओ, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि जो ईस्ट है उसका एम फेज कितने मिनट का होना चाहिए, आप मेरे को बताओगे। सेम चीज यहां पे आ जाएगी, 95 जो % ऑफ सेल साइकिल यहां पे टोटल कितना है, 24 आवर का है। तो इंटरफेस यहां पे कितनी हो जाएगी बेटा, 95% ऑफ 24 आवर्स कितनी हो जाएगी, 23 आवर्स जो है क्या हो जाएगी बेटा, इंटरफेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटरफेस हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी, इंटरफेस हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं 23 आवर्स में ये हो गई, तो बाकी जो बचा हुआ है, जो टाइम बचा हुआ है, उसमें क्या करती है बेटा, सेल एम फेज करती है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो ह्यूमन सेल जो कल्चर में सेल होती है उसका जो एम फेज है वो कितने मिनट्स का होगा। मिनट्स में आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो हमने क्या कवर किया यहाँ पे फिर से बता देता हूं आपको मैं। सेल साइकिल में क्या होते हैं, 2 फेज होते हैं, इंटरफेज और इसके बाद क्या है, एम फेज, फिर से क्या है, इंटरफेज। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगी, इंटरफेज, फिर से क्या हो जाएगी, एम फेज, फिर से क्या हो जाएगी, इंटरफेज। ऐसे चलती रहेगी।
ऐसे कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। तो जो दो एम फेज के बीच में क्या आती है बेटा, एक इंटरफेज आती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरफेज। इंटर मतलब दो सेल के, दो स्टेज के बीच का स्टेज, ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेज होता है बेटा। अब हम सबसे पहले हम इंटरफेज के बारे में ही देखने वाले हैं। अच्छा, इंटरफेज की कितनी स्टेज होती है, मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूं, कितनी स्टेज बताई थी मैंने, इंटरफेज की कितनी स्टेज बताई थी बेटा, इसकी होती है G1, ठीक है, क्या होती है G1। ये सबसे जो है अगर देखा जाए इंटरफेस की सबसे लंबी स्टेज यही है। फिर इसके बाद सेल एंटर कर जाती है बेटा किसमें, एस फेज में, ठीक है। अच्छा, एस फेज भी वो होती है, थोड़ी सी कम वो होती है, इससे लॉन्ग होती है, इससे थोड़ी सी क्या होती है, सही नहीं बना, हम सही बना देते हैं, नजदीक से कई बार ना रेशियो थोड़ा सा खराब हो जाता है। G1 के बाद बेटा किस में आ जाएगी, एस फेज में आ जाएगी। सेल जो है एस फेज यानी कि सिंथेटिक फेज में आ जाएगी। इसके बाद जो है बेटा सेल कहाँ चली जाएगी, G2 में चली जाएगी। अब G2 फेज जो है छोटा सा स्टेज होती है बेटा। सबसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इंटरफेज की जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज है वो कौन सी है बेटा, वो G2 फेज है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, G1 फेज है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, G1 फेज है। इंटरफेज में बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कंटिन्यूटी में यहाँ पे आ रहा है। कोई एक छोटी सी सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये छोटी सेल है जो एक न्यू बॉर्न सेल है, ठीक है, वो एंड तक आते आते यहाँ पे एंड तक आते आते क्या हो जाएगी, वो अपना फुल साइज एक्वायर कर लेगी, न्यूक्लियस की भी ग्रोथ हो जाएगी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी हो जाएगी, वो रेडी रहेगी। अगर मैं बात करूं एट द एंड ऑफ G2 इट इज रेडी टू डिवाइड, इट इज रेडी टू डिवाइड। ध्यान रखना, एस फेज के एंड में वो रेडी टू डिवाइड नहीं होती है, उसको थोड़ा सा और प्रिपेयर करना पड़ता है G2 फेज में, ठीक है। G1 फेज का मतलब क्या होता है बेटा, गैप 1, क्या होता है, गैप 1। और G2 फेज का मतलब क्या होता है, गैप 2, ठीक है, गैप 2। इसके बाद जो है एस फेज का मतलब क्या होता है बेटा, सिंथेसिस फेज या सिंथेटिक फेज या फिर सिंथेटिक नहीं बोलते, सिंथेटिक बोलना ठीक नहीं है, सिंथेसिस फेज। क्यों, क्या सिंथेसिस होता है इसमें, डीएनए सिंथेसिस होता है। क्या होता है इसमें, डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। इंटरफेज हमारे केस में बेटा कितनी होती है, हमारे केस में कितनी है, 23 आवर्स है। और ईस्ट के केस में बेटा कितनी है, ये तो ह्यूमन के केस में वापस फिर से बता रहा हूं, और इस केस में कितनी है बेटा, ईस्ट के केस में कितनी है, 85.5 मिनट्स ईस्ट के केस में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इंटरफेज में जिसको हम रेस्टिंग स्टेज भी बोल देते हैं, लिख लो इसको, रेस्टिंग स्टेज। ध्यान रखना ये रेस्टिंग स्टेज तो है बट मेटाबॉलिकली एक्टिव है बेटा। ये मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है ना, यहाँ पे सेल मर थोड़ी गई है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो रेस्टिंग स्टेज क्यों बोला गया इसको, इसलिए बोला गया कि सेल डिवाइड नहीं कर रही है, ठीक है, सेल यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी कि मेटाबॉलिज्म बराबर चल रहा है, G1 में चल रहा है, एस फेज में चल रहा है, G2 फेज में चल रहा है, कहीं भी सेल में मेटाबॉलिज्म बंद नहीं हुआ है, सेल एक्टिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसको। अब इसके में सबसे पहले नंबर पे आती है बेटा G1 फेज। कौन सी आती है, G1 फेज। G1 फेज में ये न्यू बॉर्न सेल है, फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न सेल है, ठीक है, नेव सेल या फिर नाइव सेल्स को बोलते हैं। ये बेटा क्या करती है, बिल्कुल ग्रो करती है G1 फेज में, और ये मैक्स जो है साइज काफी अपना बढ़ा लेती है। साइज इस केस में क्या होता है, बढ़ जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो जाती है बेटा। हाँ, यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, एक सेल है यहाँ पे डिवाइड करेगी ना, क्यों नहीं करेगी भैया, और डिवाइड बोल रहा हूं यार, ग्रो करेगी ना, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी यहाँ पे, हाँ होगी। लाइफ में सेल आई क्यों है, ग्रोथ करने के लिए आई है भाई, हम क्यों आए हैं, ग्रोथ करने के लिए आए हैं, आप भी क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हो, ग्रोथ करने के लिए पढ़ रहे हो, है ना। तो सेम यहाँ पे है, ठीक है। न्यू बॉर्न सेल जो है वो यहाँ पे साइज बढ़ा रही है, किसका साइज, न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, हाँ, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ रहा है, हाँ, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ, लेंथ बढ़ सकती है, हाँ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हाँ, आरएनए सिंथेसिस होता है, हाँ, प्रोटीन बनता ही आरएनए, तो आरएनए सिंथेसिस भी होगा। क्या डीएनए सिंथेसिस होता है बेटा, डीएनए सिंथेसिस यूजुअली यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे डीएनए जो है सिंथेसिस नहीं होता है इन जनरल। G1 फेज में इन जनरल डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है। तो फीचर्स देखें क्या क्या है, सेल ग्रोथ हो रही है, हाँ, आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, यस, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यस, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिज डुप्लीकेशन हो रही है बेटा, हाँ, मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनेलिज हैं, ऑर्गेनेलिज क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिज जो हैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देते हैं, अपना नंबर बढ़ा देते हैं। इसमें कौन आ जाता है, इसमें आ जाता है ER, गोल्जी, ठीक है, वैक्यूल्स,
ये आ जाते हैं। तो क्या यहाँ पे बेटा क्या यहाँ पे न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता। यहाँ पे न्यूक्लियस के ऑर्गेनेल्स बोल दिया और न्यूक्लियस को डबल कर दिया। ये काम मत कर देना, डब्बा गोल मत करवा देना, ठीक है। और इसी स्टेज में सेल डिवाइड कर सोचती है, इन दिस स्टेज वेदर टू डिवाइड। हाँ ये सही है बेटा, ये बहुत सही बात की है इसने, ये बहुत सही बात की है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मैंने एड ऑन किया है। यहां पे कह रहा है कि सेल डिसाइड इन दिस स्टेज, सेल जीवन में ही डिसाइड कर लेगी कि डिवीजन के लिए कंटिन्यू आगे बढ़ना है या फिर परमानेंट रेस्टिंग स्टेज में जाना है। कहने का मतलब ये है जीवन के बाद अगर वो जा सकती है या तो जी नॉट में जा सकती है या फिर किस में जा सकती है बेटा, एस फेज में जा सकती है। और अगर वो एस फेज में जाएगी तो सेल इज नाउ बाउंड टू डिवाइड। बाउंड टू डिवाइड का मतलब क्या है, अब जो है सेल डिवाइड करेगी ही करेगी। तो डिसीजन जीवन के एंड में हो जाएगा। जीवन के एंड में या तो सोच रही है भाई सेल की एस फेज की तरफ जाए, अगर यहां पे सेल एस फेज की तरफ गई बेटा, सेल डिवाइड करेगी ही करेगी, बाउंड टू डिवाइड है, यानी कि ठप्पा लग जाएगा कि भैया अब तो तेरे को डिवाइड करना ही करना है। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो जी नॉट में चली जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेल ये डिसीजन कब लेती है? सेल ये डिसीजन लेती है बेटा जीवन में लेती है। किस में लेती है? जीवन में। जीवन में तो दुख ही दुख है ना। जीवन में दुख ही दुख है भैया। चलो देखते हैं। ये हो गया भाई, न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो आप देख सकते हो यहां पे ये न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया बेटा, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो क्या प्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है? यस। आरएनए सिंथेसिस हो रही है बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक है। एटीपी सिंथेसिस हो रही है? हाँ अच्छी खासी, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एटीपी सिंथेसिस भी होगी, बढ़िया। क्या मेटाबॉलिज्म खूब चल रहा होगा? हाँ सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म यही चल रहा होता है। क्या यहाँ पे आरएनए अगर बन रहा है तो क्या बेटा प्रोटीन सिंथेसिस होगा? बिल्कुल बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। क्या जो है मेजर कंपोनेंट बन जाएंगे, ऑर्गेनेल्स बन जाएंगे बेटा? हाँ क्यों नहीं बनेंगे, ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएंगे। कई केस में तो और भी नंबर बढ़ जाते हैं, 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो तो सेल के सेल वेरी करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म भी खूब होता है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई केस में पूछ लेता है कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होते हैं? हाँ बेटा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस भी होते हैं। न्यूक्लियोटाइड से तो आरएनए बनता है, तो अगर आरएनए बनाना पड़ेगा तो हमें तो क्या बनाना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड तो बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और क्या होता है इसमें, और जो है इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। अब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो है सेल के जो कंपोनेंट हैं, सेल के अंदर का जो कंपोनेंट है, मटेरियल है, प्रोटोप्लाज्म है, उसके अंदर एक्यूमुलेशन होती है खूब सारी, इनटेक होता है, मटेरियल इनटेक होता है, बाहर से मटेरियल लिया जाता है और सेल ग्रो कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट ऑफ द जो सेल साइज है वो यहाँ पे एक्वायर हो जाता है। फिर बाकी एस में भी थोड़ा सा और ग्रो कर रही होती है और जी2 में भी थोड़ा सा और ग्रो कर रही होती है। ऐसा नहीं कि वहां ग्रो नहीं कर रही होती, ग्रोथ वहां पे चल रही होती है। बट जो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है, अगर मैं सेल वॉल्यूम और सेल साइज के हिसाब से अगर बात करता हूं तो वो जीवन में होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ यानी कि जो सेल साइज और जो वॉल्यूम है, सेल वॉल्यूम बेटा, वो सबसे ज्यादा यहां बढ़ता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब जो है यहां पे सेल 2 डिसीजन लेती है, सेल 2 डिसीजन लेती है। सेल सोचती है कि भैया मैं जी नॉट में चली जाऊं। कुछ सेल्स ऐसी होती है जी नॉट में चली जाती है, कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो जी नॉट में नहीं जाती, वो किस में चली जाती है बेटा, वो चली जाती है एस फेज में। अगर वो एस फेज में गई तो वो जी2 में भी जाएगी और वो एम फेज में भी जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। अगर वो जी नॉट में चली गई, अगर वो जी नॉट में चली गई तो यहीं स्टॉप हो जाएगी। अब वो जो है एस, जी2 और एम में बेटा वो नहीं जाएगी जब तक कि सिग्नल ना मिले। कई केस में कुछ सेल्स क्या होती हैं, जी नॉट से एग्जिट करके फिर से एस फेज में एंटर कर सकते हैं, बट फ्यू सेल्स होती हैं, ठीक है। जी नॉट स्टेज क्या है, अब हम देखते हैं जी नॉट स्टेज क्या है। जी नॉट स्टेज को बेटा क्या बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज बोल देते हैं। क्विसेंट का मतलब होता है शांत स्टेज, ठीक है। आप शांत हो? लगता तो है नहीं। हाँ कुछ बंदे शांत हो गए हैं, 2 महीने रह गए हैं, बवाल कट रहा है ना, 2 ही महीने रह गए हैं, कईयों को डिस्प्रेशन हो गई है, हर कोई चीज में और डिस्प्रेशन में है जी। क्या हो गए, क्विसेंट फेज में चले गए, कुछ एस फेज में चले गए, छोड़ेंगे नहीं। कुछ बेचारे अलग ही हैं, कुछ छोड़ ही चुके हैं, कुछ तो एपोप्टोसिस में चले गए हैं, सेल डेथ में चले गए हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, डेड फ्रॉम इनसाइड, सब्जेक्ट कैन नॉट फील एनीथिंग। यहाँ पे ये जो है एक छोटा सा वो है, ठीक है, कि भाई G1 हो गया, S हो गया, G2 है ना,
क्या हो गया और एम फेज हो गया। इस चीज को आप ये मत सोचना कि सर जीवन छोटी है यहाँ पे एस और बराबरी के साथ नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल ग्राफिक्स है और कुछ नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये जस्ट ग्राफिक्स है। तो सेल क्या करती है, G1 से इधर भी एंटर कर सकती है और कई केस में कहाँ एंटर कर जाती है बेटा, G0 में एंटर कर सकती है, G0 से वापस फिर G1 में भी एंटर कर जाती है और बाद में एस में भी एंटर कर जाती है, बट बस कुछ ही सेल्स होती हैं, अदरवाइज G0 में रह जाती हैं। अगर हम बात करता हूं नर्व सेल्स की बात करता हूं, नर्व सेल्स क्या होती है बेटा, परमानेंट क्या होती हैं, G0 स्टेज में होती हैं। किसमें होती है, परमानेंट G0 स्टेज में। ध्यान रखना G0 में सेल डेड नहीं करती है। बच्चे सोच लेते हैं कि सर इसमें सेल डेड कर जाएगी, सेल डेड नहीं कर रही है, सेल क्विसेंट है, शांत है। शांत क्यों है, डिवाइड नहीं कर रही इसलिए शांत है वो, अदरवाइज मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है ना यहाँ पे, तो मेटाबॉलिकली यहाँ पे एक्टिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने सारे काम कर रही है, वो मस्त काम कर रही है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल होगी ऐसे। फॉर एग्जांपल जो है परमानेंट टिश्यू, किसके परमानेंट टिश्यू, प्लांट के परमानेंट टिश्यू कौन कौन से, फॉर एग्जांपल जो है पेरेन्काइमा हो गया, है ना, सुना होगा आपने, कोलिनकाइमा हो गया। बेटा ये क्या होते हैं, बेटा ये क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं। ये भी G0 स्टेज में होते हैं, ये भी किस स्टेज में होते हैं, G0 स्टेज में होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। बट कई केस में जो पेरेन्काइमा है वो G0 से वापस एग्जिट करता है, ठीक है, फिर G1 में आता है और फिर से क्या करता है, वो एस फेज में जाके डिवाइड करना शुरू कर सकता है आगे जाके, ठीक है। वो हमने पढ़ा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। इसके लिए अगर आपको बेटा ध्यान देना है, मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया है उसको, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ पढ़नी है तो जो है इस वाली जो प्ले लिस्ट में जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो है जो लेक्चर है वो जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये प्लांट की सेल है, परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू का नाम ही मतलब क्या है कि जो डिवाइड नहीं करते, जिनकी जो कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन है, सेल डिवीजन है, वो क्या होगी, लॉस हो चुकी है, तो वो G0 में ही होती है। बच्चे उसको अलग ही समझते हैं, यहाँ पे कुछ G0 अलग समझते हैं और परमानेंट टिश्यू को G0 कुछ अलग समझते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, सेम ही चीज है वो, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता। जो बी सेल्स हैं, जो बी सेल्स हैं, है ना, जो बी सेल्स हैं, कौन सी बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं, वो बेटा G0 में होती हैं। क्या वो परमानेंटली G0 में होती हैं या फिर G0 से एग्जिट करके वापस G1 में एंटर करके वो G2 में और M फेज में जाके वापस सेल डिवाइड कर सकती है वो, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है इम्यून सिस्टम की, लेट्स सी, है ना। तो हमारी G0 फेज हो चुकी है, अब हम बात करते हैं S फेज की, ठीक है। तो S फेज का मतलब क्या होता है बेटा, डीएनए सिंथेसिस, यहाँ पे सिंथेसिस फेज होती है, इसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। इसमें क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। डीएनए क्या करता है बेटा, रेप्लिकेट करता है। एक डीएनए से कितनी कॉपी बन जाती है, 2 कॉपी बन जाती है। अगर आपको ये जानना है कि सर ये जो है डीएनए रेप्लिकेशन आपने कवर करवा दिया कि नहीं करवा दिया, तो बेटा मैंने जो है अर्ली जो स्टेजेस में सबसे जो पहले मैंने प्लांट फिजियोलॉजी करवाया था, उसके बाद मैंने जेनेटिक्स शुरू की थी और उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैंने करवाया था। मैंने वो 2 चैप्टर में करवाया है, 2 मतलब लेक्चर में करवाया, पूरा पूरा जो चैप्टर है आप जाके देख सकते हो, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा दिया है। तो वहां पे आपको कोई क्वेश्चन में मतलब कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलो भाई हम देखते हैं होता क्या है, डीएनए डबल करता है। एक्चुअली अपने को पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, जीनोम, ये क्या है, सब एक ही बात है। ये बेटा क्या होता है, इसमें देख सकते हो आप जो है क्या है, ये देख सकते हो भाई, ठीक। फॉर एग्जांपल ये 1 पेयर हो गया, एक पेयर होता है। ऐसे कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। ऐसे कितने पेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे केस में 23 पेयर होते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें तो डीएनए नहीं होता है, देखो इस कलर से नहीं करेंगे, इस कलर से नहीं करेंगे, देखो क्या है बेटा, यहां पे होता तो डीएनए ही है ना, यहां पे डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन होते हैं क्रोमोसोम में। तो अगर डीएनए डबल कर रहा है, अगर डीएनए की एक और कॉपी बन रही है, डीएनए की टोटल कितनी कॉपी बन रही है, अगर 2 कॉपी बन रही है एट द एंड, तो भाई क्रोमोसोम भी तो यहां पे क्या हो रहे हैं, अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, देखो ठीक है, यहां पे भी जो है 2 सेंट्रोमियर है, यहां पे भी 2 सेंट्रोमियर है, ये भी क्रोमोसोम माना जाएगा, ठीक है। यहां पे फॉर एग्जांपल ये क्या है, 1 पेयर है, और यहां पे भी क्या माना जाएगा बेटा, 1 ही पेयर माना जाएगा क्रोमोसोम का। क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहां पे सेंट्रोमियर 1 ही है, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गई, यहां पे डबल हो गई। देखो ये डीएनए था पहले, ध्यान से सुनो, ये भी डीएनए था, है ना, ये भी डीएनए है,
ये पहले वाला डीएनए था यानी कि पेरेंटल डीएनए था, और ये इस साइड जो बन गया, साइड से बन गया, वो क्या है बेटा, डॉटर डीएनए है ना। तो ये वाला क्या है, ये पेरेंटल डीएनए, इसमें क्या है, पेरेंटल डीएनए जो पहले था, और ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये डॉटर डीएनए। ठीक है, होता किसमें, क्रोमेटिड में होता किसमें, क्रोमेटिड में होता है। यहां पे बेटा एक एक क्रोमेटिड था, यहां पे क्या था, एक एक क्रोमेटिड। अगर मैं नंबर ऑफ क्रोमेटिड की बात करूं, सिंगल क्रोमेटिड पर क्रोमोसोम, यहां पे पर क्रोमोसोम कितने हो गए, 2 क्रोमेटिड हो गए, एक पहले से था एक और बन गया, तो यहां पे कितने हो गए, 2 क्रोमेटिड थे, 2 क्रोमेटिड पर क्रोमोसोम। और अगर पर पेयर की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 4C हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4C। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत समस्या आती है सर, ये 2C और 4C का बहुत समस्या रहती है हमें कि कैसे कर रही है, यहाँ पे कैसे हम करें, कैसे हम इसको समझें सर। तो आपको यहाँ पे समझाता हूँ आपको मैं, फिर से आ जाते हैं। मैंने आपको बताया डीएनए सिंथेसिस होती है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम तो पेयर में होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हो गया पेयर, ऐसे कर कितने पेयर होते हैं बेटा, 23 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। और ये वाला हमारा क्या आ गया, ये वाला आ गया हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, ये क्या है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारे केस में क्या होते हैं, 2n होते हैं। 2n इज इक्वल टू क्या होते हैं, 46 होते हैं। 2n क्या होते हैं, 46। ठीक है, तो हर एक ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, 2 ही क्रोमेटिड है और 2 ही क्रोमोसोम है टोटली। ये पूरा एक जो पेयर है ये 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस मतलब सेम। जैसे क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो क्रोमोसोम है आपके उसकी 2 कॉपी है, ऐसे जो है सेकंड क्रोमोसोम है आपकी, उसकी भी 2 कॉपी है। ऐसे तो थर्ड क्रोमोसोम है उसकी भी क्या है, 2 कॉपी है। ऐसे करके कितने, फोर्थ क्रोमोसोम है उसकी भी क्या है, 2 कॉपी है। हर एक क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी है। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर है, मतलब 2-2 कॉपी है। ठीक है, तो इस चीज को हमने क्या बोल दिया, 2n बोल दिया। क्या बोल दिया उसको हमने, 2n। तो 2n कितना हो गया बेटा, 46। अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितनी है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड क्या होती है, आर्म इज इक्वल टू क्रोमेटिड। तो एक ही तो आम है, ये पूरी एक ही आम है ये। तो यहां पे कितना हो जाएगा, टोटल कितनी है पर क्रोमोसोम में, 2C। ठीक है, 2 क्रोमेटिड है। अब अभी तक समझ में नहीं आएगा आपको, कोई बात नहीं, रुको जरा, रुको, अभी खत्म थोड़ी हुआ है मामला। अब मैंने क्या बताया कि जो एक क्रोमेटिड तो था, इसकी एक और कॉपी बन गई, ये वाली एक और कॉपी बन गई। पहले एक ही था, ये वाला जो है इसकी एक और कॉपी बन गई क्रोमेटिड की, सेम टू सेम कॉपी बन गई, एग्जैक्टली डीएनए डुप्लीकेट हो गया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर अभी भी सेम ही है, सेंट्रोमियर अभी भी सेम है। एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यहां पे आप लिखोगे, डेफिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या मतलब है, नंबर ऑफ जो सेंट्रोमियर है बेटा वो क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। नंबर ऑफ क्या है बेटा, क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहां पे कितने क्रोमोसोम माने जाएंगे, 2n ही तो माने जाएंगे। ये भी एक ही क्रोमोसोम माना जाएगा, ये भी एक क्रोमोसोम माना जाएगा। तो हमारे केस में कितने, 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, कोई चेंज नहीं आया। तो एस फेज में इवन डीएनए डुप्लीकेट कर गया है, जीनोम डुप्लीकेट हो गया है, डीएनए सिंथेसिस हो गया है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं हुए। क्यों, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम में अभी भी जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक ही जगह पे बंधी हुई है, और उसको बाय डेफिनेशन क्या बोला जाएगा बेटा, एक ही क्रोमोसोम बोला जाएगा। तो ये तो 1 पेयर में आपने देख लिया कि 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। अब कितनी है यहाँ पे पर पेयर, ये पूरा एक पेयर है, एक पेयर की बात कर रहे हैं हम, तो कितने क्रोमैटिड माने जाएंगे, 1 2 3 और 4 क्रोमैटिड माने जाएंगे। तो 4 क्रोमैटिड होते हैं बेटा, 92 क्रोमैटिड्स माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, 92 क्रोमैटिड्स माने जाएंगे। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा तब। ठीक है, एक सेल है, उसमें 40 क्रोमोसोम है। क्या है बेटा, 40 क्रोमोसोम है, दैट इज कॉल्ड 2n। ठीक है, 40 क्रोमोसोम है एट G1 स्टेज। तो आपको ये बताना है व्हाट विल बी द number of chromosome and number of chromatids before the टाइमलाइन, वो कर लो, सेव कर लो, ये टाइमलाइन सेव कर लो, इसके ऊपर आप जो है क्लिक कर देना, बिफोर द एस फेज एंड आफ्टर द एस फेज। क्या हो जाएगा बेटा, बिफोर द एस फेज एंड आफ्टर द एस फेज। ये आपको बेटा क्या बोलते हैं, एक बताना है। ये वो सेल है जिसमें 40 क्रोमोसोम है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ह्यूमन सेल है,
ह्यूमन स्किन सेल है, ठीक है, उसमें G1 में 2N की वैल्यू क्या होगी और G1 में जो है 2C की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और एस फेज के बाद, एस फेज जब कंप्लीट होती है 2N की वैल्यू क्या होगी और जो है 2C की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं आप कितना कर पाते हो, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्विजेज और जो है आपको क्या चाहिए बेटा, स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर नोट्स चाहिए या फिर डीपीपीज चाहिए, तो मैंने उसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आपको मिल जाएगा फ्री रिसोर्सेज वाला, ठीक है। तो आप क्लिक कर देना उसको। तो एस फेज में क्या था भाई, डीएनए डुप्लीकेट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक्चुअल में ये एक नंबर, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, सेंट्रोमियर हो गया। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है। क्या है बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड है, जो आपस में जुड़ी रहती है। किस रीजन में जुड़ी रहती है, सेंट्रोमियर पे। ये जो एंड है उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीलोमियर। ध्यान रखना ये अभी भी कंडेंस नहीं है, एस फेज में अभी कंडेंस नहीं है। ये क्या, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमेटिन है, ठीक है। अब क्या हो गया, हर एक की क्या बन गई, एक पहले एक क्रोमेटिन था, एक क्रोमेट आर्म थी उसकी, अब क्या है, एक और आर्म बन गई। बट ये कंडेंस नहीं है, यानी कि दिख अभी नहीं रहा, ये फुली कंडेंस नहीं है। फुली कंडेंस बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम डेफिनेशन होती है। तो ये क्या है, यहां पे सेंट्रोमियर है, ठीक है। यहां पे क्या है, सेंट्रोमियर है। एस फेज में यही होता है। तो यहां पे क्या है, 2N इज इक्वल टू 46 है और 2C है G1 में। फिर उसके बाद एस फेज में क्या हो गया बेटा, 2N रहा और 4 क्रोमेटिड हो गए, 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड हो गए, ठीक है। ये चीज देखनी है, होमोलोगस क्रोमोसोम के हिसाब से ये डेफिनेशन होती है। इतना सा इजी था बस, और कुछ था ही नहीं। एस फेज के बाद बेटा हम जाते हैं अब G2 फेज की तरफ। अब देखो G1 हो गया कंप्लीट, एस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो सेल है एम फेज में जाने की तैयारी करती है, बट एम फेज में करने से पहले उसको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है ना। सेल जो है क्या किया, सेल ने क्या किया भाई, थोड़ी सी और ग्रो की, और ग्रो की, ठीक है। अब जो किस में जाना है उसको, एम फेज में जाना है। तो एम फेज में अगर उसको जाना है बेटा, एम फेज में उसको जाना है तो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा भाई। बहुत मेजर इवेंट हो रहा है, बहुत मेजर इवेंट हो रहा है, तो तैयारी किए बिना तो जा नहीं सकते ना। फॉर एग्जांपल आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप जो है वहां पे नीट के एग्जाम में चलेगी, तो बिना तैयारी करके चले जाओगे, सीधा चले जाओगे आप, तो सीधा तो जान सकते ना। इतना बड़ा इवेंट है तो आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सेल भी यहाँ पे क्या करती है, एक मेजर इवेंट हो रहा है, सेल 1 से 2 हो रही है ना, सेल 1 से 2 हो रही है, डॉटर सेल बन रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, तो ऑब्वियसली बहुत मेजर इवेंट है। उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं, एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ती है ना। आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए फॉर एग्जाम्पल कि भैया ठीक है आज तो हम चाय पीने आएंगे, रिश्तेदार, खास करके रिश्तेदार आ जाएं, चाय वाय पीने आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, और आपको बोल रहे हैं कि भैया चलो भाई शुरू हो जाओ काम करना, तो आप क्या करोगे, घर पे बैठे रहोगे, नंबर 1, नंबर 2 घर से भाग जाओगे, नंबर 3 छत के ऊपर चले जाओगे कि भैया देखनी, शक्ल नहीं देखनी है, नंबर 4 आप तैयारी करोगे। आप करो चाहे ना करो, बट एक चीज क्लियर है, घर वालों को तो तैयारी करनी पड़ती है मेहमान के लिए। तो यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं, 1 से 2 सेल हो रही है, सेल तैयारी करती है। G2 में प्रिपरेशन होती है। इन जनरल आप लिख लो यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले प्रिपरेशन होती है। और सेल डिवीजन करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रोमोसोम पे क्या करना पड़ता है, जो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पिंडल फाइबर चाहिए। और स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं, माइक्रोट्यूबुल से बनते हैं। और माइक्रोट्यूबुल किससे बनती है बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनती है। तो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसके नंबर बढ़ाए जाएंगे, किसमें, G2 में बढ़ाए जाते हैं। ये जो एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती है, पहले बता रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए है जस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी मेंशन करती है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिवीजन इज सिंथेसाइज्ड इन द G2 फेज। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है, जिससे माइक्रोट्यूबुल बनेगा और बाद में क्या बनेंगे बेटा, स्पिंडल फाइबर बनेंगे। ये जो प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये कहां सिंथेसाइज होता है, ये G2 स्टेज में सिंथेसाइज होता है। एनसीईआरटी इसका नाम नहीं लेती है, बट होता है। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, G2 फेज प्रिपेयर फॉर द, इन G2 स्टेज सेल प्रिपेयर फॉर द डिवीजन। मेजर इवेंट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस मैंने बोला, मेजरली कौन सा है, ट्यूबुलिन। बाकी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ट्यूबुलिन प्रोडक्शन फॉर द स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल हो गया। क्या यहाँ पे डीएनए रिपेयर किया जा सकता है, हाँ बेटा। कई केस में क्या होता है, अगर एस फेज के बाद भी अगर डीएनए थोड़ा सा डैमेज वगैरह हो गया, तो यहाँ पे चेक पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है, G2M वाला, G2 से M वाला जो है चेक पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है। और वो क्या करता है, जब तक डीएनए रिपेयर नहीं होगा तब तक वो आगे बढ़ने नहीं देगा। क्या यहाँ पे सेल ग्रोथ होती है, यस। एनसीईआरटी बोलती है कि सेल कंटिन्यू टू ग्रो। कंटिन्यू टू ग्रो का मतलब क्या होता है बेटा, कि सेल रुकी नहीं है, सेल ग्रो कर रही है। सेल के अंदर जो कंपोनेंट है, प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है, और जो है आरएनए सिंथेसिस हो रही है। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ यहाँ पे भी होती रहती है, ऑल्दो उतनी नहीं होती जितनी जीवन में होती है, बट यहाँ पे होती है, ठीक है।
द सेल इंश्योर दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड बिफोर एंटरिंग द माइटोसिस। यहां पे सेल क्रॉस चेक भी करती है कि भाई एस फेज में सारा काम कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो सेल यहाँ पे पॉज लेती है। एस फेज के बाद सीधा नहीं है कि भाई डीएनए डबल हो गया डिवाइड कर जाओ, नहीं, वो पॉज लेती है, चेक करती है, क्रॉस चेक करती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, हाँ भैया ये हो गया, हाँ सारा कुछ ठीक है, इधर हो गया। टीम बना रही है कि भैया टीम ए और टीम बी बनना है, तो टीम पहले इकट्ठी तो कर लें, सारा कुछ कर लें, हाँ बराबर सही है, सारा कुछ बिल्कुल सही है, अगर ठीक है तो भाई फिर आगे जाके सिग्नल दे देती है कि यस आप जा सकते हो, आप एम फेज की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा G1S G2। इसके बाद कौन सी आती है बेटा, एम फेज आती है। बट एम फेज में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बेटा, आपको सेल साइकिल रेगुलेशन। सेल साइकिल रेगुलेशन ये बेटा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये इस बार आने के चांसेस हैं इसके। नीट जो है पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को 26 में कुछ कुछ जो है मिलते जुलते कुछ आने वाले हैं यहाँ पे। सेल साइकिल रेगुलेशन ऑल्दो बहुत ज्यादा डीप में नहीं करवाने वाले, क्योंकि एनसीईआरटी उतना मेंशन करती भी नहीं है इसको। होता क्या है, G1 से सेल कहां एंटर करेगी बेटा, एस फेज में एंटर करेगी, फिर एस फेज से G2 में एंटर करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद फिर से कहां एंटर कर जाएगी बेटा, एम फेज में एंटर कर जाएगी, है ना, ऐसा ही तो होता है। तो यहां पे 2 चेक पॉइंट है सेल साइकिल में। कितने चेक पॉइंट है, 2 चेक पॉइंट है। ये फर्स्ट चेक पॉइंट है बेटा, ये फर्स्ट चेक पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला क्या है, सेकंड चेक पॉइंट है, सेकंड चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है ना, जब आप जो है किसी उसमें जाते हो, फॉर एग्जांपल मॉल में चले गए, मेट्रो में चले गए, तो मेट्रो में जब एंटर करते हो आप, तो सीआईएसएफ वाले आपकी जो है ऐसे करके प्रॉपर क्रॉस चेकिंग करते हैं, तो उसको हम चेक पॉइंट बोलते हैं। चेक पॉइंट बोलते हैं कि हाँ भैया सब कुछ ठीक है, तब आगे पास होने देंगे, नहीं तो भगा देंगे, ऐसा होता है ना। तो फर्स्ट चेक पॉइंट और सेकंड चेक पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट चेक पॉइंट है बेटा, जो फर्स्ट चेक पॉइंट है इसको मेजर चेक पॉइंट बोलते हैं, मेजर चेक पॉइंट बोलते हैं। मेजर चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है, प्रायर टू एस फेज, यानी कि डीएनए सिंथेसिस से पहले सारी चीजों को इंश्योर किया जाता है, तब जाके एस फेज में भेजा जाता है। ये मेजर चेक पॉइंट होता है, बिग डिसीजन होता है। सबसे बिग डिसीजन कौन सा होता है बेटा, ये होता है, बिगेस्ट डिसीजन होता है सेल का ये। और ये सेल कब लेती है, G1 में लेती है, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। इसके बाद है एस फेज में अगर सेल चली गई तो G2 में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो छोटा मोटा कोई होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। एस फेज में अगर आ गई तो इसके बाद बेटा वो G2 फेज में जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है मेट्रो के अगर एक बार जो है ऐसे समझ लो आप, ओके समझ लो, बहुत बढ़िया तरीके हैं। तो ये मेट्रो वाले बंदों को बता सकते हैं, मेट्रो वाले बंदों को बता सकते हैं जो दिल्ली में हैं और मेट्रो सिटीज में हैं। बाकी बंदों के लिए थोड़ा सा आप रिलेट कर लेना, समझ लो। अब फॉर एग्जांपल जो है चेक पॉइंट हुआ, यानी कि मेजर चेक पॉइंट है जो है सीआईएसएफ ने आपको एंट्री करने से पहले आपके बैग चेक कर लिया, सब कुछ हो गया। आपका पहला चेक पॉइंट है, मेजर चेक पॉइंट वो होता है, ठीक है। अगर आपको बाहर निकाल दिया तो मेट्रो पे नहीं चढ़ पाओगे। बट अगर एक बार आप एंटर कर गए तो आप जो है मेट्रो में जाओगे, एक नहीं दूसरी मेट्रो में जाओगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जाओगे। कहने का मतलब कभी ना कभी चढ़ोगे उसमें। बिगेस्ट डिसीजन कौन सा हो गया आपका, मेट्रो में जो बाहर आपकी क्रॉस चेकिंग हो रही है वो मेजर चेक पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद जो होता है, जब भीड़ आ जाती है और गेट खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, है ना, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे, तो वो वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो माइनर चेक पॉइंट है भैया, उसको क्रॉस कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होता है माइनर चेक पॉइंट, माइनर चेक पॉइंट। इसमें बस सेल ये श्योर करती है कि हाँ भाई सारे रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए हैं, डीएनए जो एस फेज कंप्लीट हो गई है, सारा कुछ हो गया, तो सिग्नल दे देंगे। ये वाला जो मैंने ऐसे स्टॉप वाला सिग्नल का मतलब क्या होता है कि एम फेज में जो है जाने से पहले एक बार क्रॉस चेक किया जाता है। मेजर चेक पॉइंट कौन सा बेटा, ये। अगर ये चेक पॉइंट फेल हो जाए, यानी कि चेक पॉइंट फेल का मतलब क्या है भाई, सेल ऐसे पास हो रही है, बिना उसके पास हो रही है, तो बेटा कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। क्या चांस होते हैं, कैंसर होने के चांस होते हैं। क्यों, सेल जो है अनकंट्रोल सेल डिवीजन करना शुरू करती है। चेक पॉइंट है ही नहीं, उसमें कोई रोकने वाला है ही नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, तो वो क्या करेगी, भर भर के क्या करेगी बेटा, वो जो है अपना डिवाइड करती रहेगी, कैंसर होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा एम फेज पे आ जाते हैं। अब बेटा एम फेज पे आ जाते हैं। एम फेज में क्या होती है, सेल ट्रू डिवाइड कर रही होती है। तो क्वेश्चन पूछा था कि ट्रूली सेल डिवीजन कहां पे होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन कहां पे होता है बेटा, वो एम फेज में होता है, ठीक है। इस चीज का एम फेज को क्या बोलते हैं बेटा, मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं इसको। अब एनसीईआरटी इसको मेंशन भी करती है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ड्रामेटिक फेज का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्रामा चल रहा है। किसका ड्रामा चल रहा है, यहाँ पे स्टेज है, एक स्टेज सेट हो गई और ड्रामा चल रहा है। ड्रामा किसका चल रहा है, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम आ रहे हैं, क्रोमोसोम जा रहे हैं, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। जो है ऑर्गेनेलिज हैं वो रीअरेंजमेंट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कभी वो ब्रेक हो रही है, कभी वो दोबारा बन रही है ना, कंडेंसेशन हो रही है क्रोमोसोम की, और डीकंडेंसेशन हो रही है। तो एक ड्रामा चल रहा है, बहुत ज्यादा हैपनिंग इवेंट है यहाँ पे, बहुत हैपनिंग फेज है। हैपनिंग का मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं
मेजर रीअरेंजमेंट हो जाता है, पूरा टूट फूट पूरा सब कुछ ही, मतलब क्या होता है, मतलब उथल पुथल मच जाती है ना। कहने का मतलब एक से दो हो रही है सेल तो उथल पुथल तो मचेगी ना। तो मेजर जो है सबसे जो मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, मेजर रीअरेंजमेंट है, ठीक है, और हैपनिंग फेज है वो कौन सी बेटा, एम फेज है। कौन सी है, एम फेज है। चलो भाई अब हम देखते हैं इस वाले से करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरी है साइटोकाइनेसिस दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस इंक्लूड द स्टेज ऑफ माइटोसिस। चलो आपको बता देता हूं कहने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल कैरियोकाइनेसिस में क्या है, यहां पे एक न्यूक्लियस है। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ये तो आपको पता ही है। ये क्या करेगा बेटा, डबल करेगा। पहले क्या करेगा, ये डबल करेगा, देखो है ना। फिर उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि जो है पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड करे और बाद में न्यूक्लियर डिवाइड हो, ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है बेटा, कैरियोकाइनेसिस होता है। पहले क्या होता है, कैरियो का मतलब क्या होता है, कानपुर की गर्मी में करिया गए हैं जी हम बताओ कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर डिवीजन कब होता है बेटा, न्यूक्लियर यहाँ पे इंटू 2 डबल कर रहा है, यहाँ पे कब करता है, कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। इसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब क्या, साइटोप्लाज्म और काइनेसिस। अगर जो है आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, कहने का मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो गया बट साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हुआ और कैरियोकाइनेसिस होता जाए तो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो बेटा कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, एक जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्रिएट हो जाती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है, सिनसाइटियम। कौन सी कंडीशन है, सिनसाइटियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्रिएट हो जाती है अगर साइटोकाइनेसिस ना हो और डायरेक्ट चली जाए। तो ये किसमें होती है, ये आपको बताना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सिनसाइटियम कंडीशन आपको कहां कहां देखने को मिलती है, ठीक है। एनसीईआरटी में जाके देखो, आप कमेंट बताओ, देखते हैं आपको कितना आता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है हम कैरियोकाइनेसिस की स्टेज होती है, तो कैरियोकाइनेसिस कितनी स्टेज होती है देखते हैं। सबसे पहले एम फेज का वो देखें, एम फेज का वो तो देखिए, एम फेज माइटोसिस। तो मैंने क्या बताया था, इसकी कितनी स्टेज होती है, कैरियोकाइनेसिस सबसे जो टाइम ज्यादा लेती है वो यही लेती है। और फिर कौन सी बेटा, साइटोकाइनेसिस, है ना, 2 स्टेज होती है। इसको हम जो एम फेज को हम क्या बोलते हैं, एम फेज देखो सेल एम फेज 2 टाइप की होती है। सेल जब डिवाइड करती है 2 टाइप की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, प्रीवियस सेल जो है क्रोमोसोम नंबर और जो डॉटर के क्रोमोसोम नंबर वो सेम होते हैं। मियोसिस में क्या होते हैं, हाफ होते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो हम सबसे पहले एम फेज में एक एग्जांपल करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब इसमें भी वही चीज होगी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होंगे, ठीक है। तो माइटोसिस अकर्स इन द सोमेटिक सेल। अब ये सोमेटिक सेल का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव का मतलब सेल का मतलब क्या होता है, अब यहां पे आपको बताता हूं कि नॉन गैमेटिक, नॉन रिप्रोडक्टिव। हमारे केस में कोई रिप्रोडक्टिव ऐसी नहीं होती। हमारे केस में अगर हम बात करते हैं, ये नॉन गैमेटिक होती है। बाकी बॉडी की सेल, स्किन हो गया, हेयर फॉलिकल सेल हो गया, एंडोथेलियल सेल्स हो गया, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हो गया, ये जितनी भी जो डिवाइड कर रही होती है सोमेटिक सेल्स होती हैं। तो वहां पे क्या हो रहा होता है, माइटोसिस हो रहा होता है, वहां पे क्या हो रहा होता है, माइटोसिस हो रहा होता है, ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो ये किसके लिए होती है, होती किसके लिए, कौन किसके लिए होती है, माइटोसिस किसके लिए होती है बेटा, ग्रोथ के लिए होती है। हाँ ग्रोथ होती है। अगर मैं मान के चलो कि मैं पहले छोटा बच्चा था और बाद में क्या बोलते हैं मेरी हाइट बढ़ गई, ग्रो हो गया मैं, तो कैसे ग्रो हुआ, मियोसिस से या माइटोसिस से, माइटोसिस से ग्रोथ होती है। टिश्यू रिपेयर, चोट लग गई, क्या लग गई, चोट लग गई, तो वो चोट लगने से जो है वो रिपेयर होता है टिश्यू। वो कैसे रिपेयर होता है बेटा, कैसे रिपेयर होता है, ऑब्वियस बात है जब सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, हाँ ये वाला ठीक है। यहाँ पे मेरे को ना, मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं गिर गया था, अरे यहाँ पे भी ये देख लो, गिर गया था, मैं बाइक से गिर गया था, है ना, पुराना टाइम था, तो यहाँ पे गिर गया। तो ये देखो टिश्यू रिपेयर हुआ है, कैसे रिपेयर हुआ है बेटा, वो सेल यहाँ पे क्या करिए, सेल डिवाइड कर रही है, कौन सी, माइटोसिस। तो यहाँ पे माइटोसिस से बना है ना ये टिश्यू जो रिपेयर हुआ, मियोसिस थोड़ी बना है। मियोसिस से स्पर्म बन जाएंगे, स्पर्म यहाँ बन जाएंगे, कोई लॉजिक है उस बात का कि स्पर्म यहाँ पे, मतलब क्या है लॉजिक है उसका, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काम आते हैं। अच्छा हाँ, कुछ जो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो उस केस में माइटोसिस काम आती है। इन जनरल क्या माइटोसिस रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकती है? हाँ, बट कौन से रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते नहीं है, तो हमारे केस में माइटोसिस तो होगी नहीं रिप्रोडक्शन करने में। तो क्या होगी हमारे केस में? सिर्फ और सिर्फ मियोसिस होती है रिप्रोडक्शन करने में। ठीक है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेटा? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि पहले भी सेल में जो है एक सेल जो है उसके 2n थे, और इससे जो डॉटर सेल बनेगी बेटा उसके भी क्या बोलते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? 2n ही रहेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्लोनिंग हो रही है काइंड ऑफ, एक सेल की बिल्कुल हूबहू मोर और लेस सिमिलर कॉपी, सिमिलर ही होती है, क्लोनिंग ही होती है। मोर और लेस क्या सिमिलर होती है, क्लोनिंग ही होती है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। तो क्या यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आता है? नहीं आता बेटा। देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप मेरे को ये बताओ, एक चीज बताओ मेरे को, आप बताओगे मेरे को, लेट्स सी। क्यों मारा तुमने मेरे भाई को? अब तुम मेरे को ये बताओ, सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो, सेल जो है माइटोसिस में एंटर कर गई है। सेल यहाँ पे क्या करेगी? पहले प्रोफेज करेगी, फिर उसके बाद है मेटाफेज में जाएगी, फिर उसके बाद एनाफेज में जाएगी, फिर ये वाला जो है टीलोफेज में जाएगी, और बाद में क्या जाएगी बेटा? साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज और ये डॉटर सेल है, साइटोकाइनेसिस है ना? ये दिख रहा है आपको? ठीक, इजी पीजी है, टफ नहीं है। अब हम देखते हैं भैया माइटोसिस की कौन सी स्टेज होती है। तो मैंने आपको बताया था कैरियोकाइनेसिस होती है। पहले हम इस साइड में लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे तो हम एमफेज के उसके बारे में, प्रोफेज के बारे में लिखेंगे। पीछे जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं? पीछे, ये भाई, हाँ ठीक है, रुको। मैंने बोला आपको, अब यहाँ पे आ जाओ भाई, अब यहाँ पे आ जाओ, मजे आने वाले हैं। माइटोसिस की कितनी स्टेज बताई थी मैंने? कैरियोकाइनेसिस, है ना? ये सारी की सारी क्या है? ये कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद क्या है? दैट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ऐसे तो होता है ना? पूरी पूरी क्या है? ये एमफेज है। पूरी पूरी क्या है बेटा? एमफेज है। यस और नो, है कि नहीं? अब यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस है उसकी खुद की कितनी स्टेज होती है वो हम देखते हैं। ये शुरुआत होती है बेटा प्रोफेज से। प्रो का मतलब होता है पहला, फिर उसके बाद है मेटा, मेटा का मतलब क्या होता है? मिडल। फिर उसके बाद है बेटा एनाफेज, एना का मतलब क्या होता है बेटा? बिहाइंड। फिर उसके बाद है टीलोफेज, टीलोफेज का मतलब टर्मिनल, बिल्कुल टर्मिनल स्टेज आती है। फिर टीलोफेज के बाद वो किस में एंटर करती है बेटा? साइटोकाइनेसिस में एंटर करती है। तो ये वाली जो स्टेज है यहां से लेके ये यहां तक जो है बेटा, ये क्या है? कैरियोकाइनेसिस है। तो उसमें सबसे पहले फेज कौन सी आती है? प्रोफेज। फिर उसके बाद कौन सी आएगी? मेटाफेज यानी कि मिडिल फेज। फिर उसके बाद एना मतलब बिहाइंड फेज, और टीलो मतलब टर्मिनल फेज। ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीमेट। पीमेट, पी ऑन मैट, मैट के ऊपर पी नहीं करना है, पीमेट। ठीक है, ये हो गया। ऐसे करके याद करने की निंजा टेक्निक है इसको, निंजा टेक्निक। चलो भाई, हमें सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं प्रोफेज में। क्या कवर करने वाले हैं? प्रोफेज। अब हम होता क्या प्रोफेज में, क्या होता है? चलो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको साइड बता देता हूं। ये सेल है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस। अब जो है बेटा न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होना क्यों शुरू होता है? उसका रीजन क्या होता है आपको बता देता हूं। उसका रीजन बेटा ये होता है कि यहाँ पे ना क्रोमोसोम की मूवमेंट करवानी है अपने को। क्रोमोसोम क्या बनानी है? मूवमेंट करवानी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हम क्या बोलते हैं, भैया मैं डांस करूंगा यहाँ पे। अब डांसिंग चल रही है, ड्रामेटिक है, ड्रामा हो रहा है, तो क्या स्टेज खाली होनी चाहिए। तो स्टेज खाली का मतलब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दी जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे क्या किया? डिसऑर्गेनाइजेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन की जाती है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारी की सारी क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जो जेनेटिक मटेरियल है यानी क्रोमोसोम है वो फुली कंडेंस होके वो एरिना में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। अब देख मेरा डांस कैसे होता है। तो यहाँ पे डांस कौन करता है? यहाँ पे डांस करता है हमारा क्रोमोसोम। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे ये वाले, जो कि पहले क्रोमोसोम थे ही नहीं, सो कॉल्ड ऐसे ही थे, दिखवा, ये क्रोमेटिन की फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे? क्रोमेटिन एक्सटेंडेड फॉर्म में थे। ये है अर्ली प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है बेटा? आप देख सकते हो यहाँ पे अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट।
स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या है? टूटना शुरू हो जाएगी, पहला पॉइंट है। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में, यानी कि प्रोफेज अर्ली ऑनसेट, यानी कि प्रोफेज स्टार्ट हुई है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। फिर दूसरे नंबर पे क्या है बेटा? कंडेंसेशन स्टार्ट। कंडेंसेशन स्टार्ट। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? यहां पे जो ऐसा है, फॉर एग्जांपल इस साइड लिख देता हूं मैं, ये ऐसा है बेटा, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगी? ये फुली कंडेंस हो जाएंगे ऐसे करके। क्या कंडेंस, क्या बना देंगे बेटा? ये बना देंगे क्रोमोसोम। क्या बना देंगे? क्रोमोसोम, ऐसे करके, है ना। दो आर्म्स है, सिस्टर क्रोमैटिड, तुम देखो ऐसे करके ना, पहले ऐसे थी, कंडेंस हो गई तो कंडेंसेशन, यानी कि कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन, ये सब एक ही बात है, ठीक है, सब एक ही बात है। कॉम्पैक्ट हो गया, अब मैं कैसे समझाऊंगा आपको? ओके, एक मिनट रुको। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल है, ये वाला आ गया है ना। अब इसके कंडेंस करना है, तो ये तो बहुत एक्सटेंडेड स्टेज में है। एक्सटेंडेड स्टेज में अब क्या किया जाएगा? इसको ऐसे कंडेंस किया जाएगा। इसको क्या कर दिया जाएगा बेटा? कंडेंस कर दिया जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर कंडेंस कर दिया, तो अब बताओ क्या हो गया भैया? कंडेंस होने के बाद क्या हो गया? ये हो गया कंडेंस, है ना, ये कंडेंस हो गया। अब ये क्रोमोसोम का साइज क्या हो गया? कम हो गया, बट थिकनेस क्या होगी? बढ़ गई। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन बोलते हैं। अब देखो पहले क्या था? थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर थी, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर थी। अब क्या हो गया बेटा? वो क्या हो गया? वो कंडेंस हो गया। कॉइलिंग ऑफ कॉइलिंग ऑफ कॉइलिंग हो गया। तो कॉइलिंग ऑफ कॉइलिंग होने पे क्या होता है बेटा? देखो आप देख सकते हो ऐसे करके, वो फुली क्या हो गया बेटा? कंडेंस हो गया और कॉम्पैक्ट हो गया। अब वो विजिबल भी होना शुरू हो जाएगा। पहले वो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं था, अब क्या है? वो एट द एंड ऑफ जो प्रोफेज है वो फुली कंडेंस हो जाएगा, ऑलमोस्ट फुली कंडेंस, ऑलमोस्ट फुली कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ समझाता हूं आपको मैं। ये हमारी अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में हमने क्या बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। एक चीज और रहेगी हमारी, ये वाले जो है क्या है? ये सेंट्रियोल जो है, अगर ये एनिमल सेल है, अगर ये एनिमल सेल है तो बेटा पोल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे। किस डायरेक्शन शुरू हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर आ जाएगा और ये उधर रह जाएगा, ऐसा होता है। अपोजिट डायरेक्शन में शुरू एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे ऐसे करके। एक इस पोल पे चला जाएगा, एक दूसरे पोल पे चला जाएगा, उस पोल पे चला जाएगा, दूसरे पोल पे चला जाएगा, ठीक है। तो पोलर मूवमेंट कहां पे होती है? अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट हो जाती है। अब लेट प्रोफेज में क्या होता है? लेट्स सी, लेट प्रोफेज में क्या होता है। ये तो भैया सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अब है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अब है नहीं। और जो डीएनए क्या हो गया बेटा? फुली कंडेंस हो गया, देख सकते हो आप। और जो ऑलमोस्ट क्या हो गया? यहाँ पे कंडेंस हो गया, ऑलमोस्ट कंडेंस। मैंने ऑलमोस्ट कंडेंस क्यों बोला? जैसे ही फुली कंडेंस होंगे तो वो प्रोफेज नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी बेटा? मेटाफेज कहलाएगी। तो ऑलमोस्ट यहां पे क्या कंडेंस हो जाते हैं। ऑलमोस्ट कंडेंस का मतलब क्या है? कि वो बस फुली कंडेंस है ही बस। जैसे वो 99 से 100% पे गए, अब उसको मेटाफेज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? मेटाफेज बोलेंगे एज पर एनसीईआरटी। वैसे तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या है ये? कंटिन्यूस प्रोसेस है बेटा। क्या है ये? कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा, एक चीज और है, यहां पे बेटा क्या होता है? ये वाली जो हमारी देख सकते हो आप, क्या है ये? क्या है बेटा? ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल ने माइक्रोट्यूबुल बनाना शुरू कर दिया, देखो यहां पे ऐसे करके, बट अभी अटैचमेंट नहीं हुई है, अभी अटैचमेंट नहीं हुई है। तो एट द एंड ऑफ जो प्रोफेज है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज आपको क्या दिख जाएंगे? आपको नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं दिखेगी। क्रोमोसोम कंडेंस, क्रोमोसोम कंडेंस। अब मैं यहां पे ऑलमोस्ट बोल रहा हूं। ऑलमोस्ट का मतलब क्या है? 99.9% स्टेज में यहां पे क्या हो जाते हैं बेटा? फुली कंडेंस हो जाते हैं मतलब। बट जैसे ही 100% हिट करते हैं, अब उसको हम प्रोफेज बोलेंगे नहीं, उसको क्या बोलेंगे? हम मेटाफेज बोलेंगे एज पर एनसीईआरटी है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें देखो, क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है एट द एंड ऑफ आपको जो है लेट प्रोफेज जो है, प्रोफेज के बाद आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। स्पिंडल फाइबर बिगिन टू फॉर्म, तो स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? देखो बनना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल, देखो अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी प्रोफेज होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा, यहां पे कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं माइटोसिस में, माइटोसिस के सॉरी मेटाफेज में। अब ये सेल है, अब होता क्या है? ये क्रोमोसोम है, ये देखो भूले भटके क्रोमोसोम घूम रहे हैं यहाँ पे, स्कैटर्ड घूम रहे हैं, ठीक है, इधर उधर घूम रहे हैं, आगे हैं पूरा मैदान में आगे हैं, ठीक है। इनके साथ यहाँ पे क्या है? अब ये भैया अटैच होना शुरू हो गया है। क्या अटैच होना शुरू हो गया? यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना।
क्या शुरू हो गया अटैच होना, आप देख सकते हो क्या अटैच होना शुरू हो गया बेटा। इनके जो काइनेटोकोर, सेंट्रियोल पे एक स्पेसिफिक वो जो है एक लोकेशन होती है, इसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, प्रोटीनेशियस। मैंने आपको कल वाले चैप्टर में बताया था, सेल वाले चैप्टर में आपको बताया था काइनेटोकोर क्या होता है, मैंने आपको बताया था डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसके साथ ये है स्पिंडल फाइबर क्या कर जाते हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि स्पिंडल फाइबर क्या कर जाते हैं, अटैच कर जाते हैं। और अटैच करने के बाद क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम की मूवमेंट ना सेंटर की तरफ करवाना शुरू कर देते हैं। पहले क्या करेंगे, जो इधर उधर जो क्रोमोसोम बिखरे हुए उनको कैच कर लेंगे, ए इधर भाग कहाँ रह रहे, बोल कहाँ ना रहे हो, तो उसको पकड़ेगा, ठीक है। पकड़ के क्या बोलते हैं, कहाँ खींच देगा, भेज देगा, वो मूवमेंट करवा देगा उसका इक्वेटर की तरफ। जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको कैच करके वो इक्वेटर की तरफ करवा देगा। इक्वेटर पे क्यों लेके आएगा, सो दैट कि उनको काउंट किया जा सके कि सब ठीक है कि नहीं, भाई 46 के 46 क्रोमोसोम यहाँ पे है कि नहीं। तो ये चीज बेटा कहाँ पे आ जाएगी, ये माइटोसिस में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, माइटोसिस में आ जाएगी। माइटोसिस में कौन सा है, मेटाफेज में आ जाएगी। अब जो है अगर आप मेटाफेज में, ये अर्ली वाला है, अर्ली मतलब स्टार्ट हुई है, यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई मेटाफेज कोई डिसकंटिन्यूस प्रोसेस थोड़ी है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो पहले क्या हुआ, इसका पहला काम क्या हुआ, अर्ली में क्या हुआ, काइनेटोकोर अटैचमेंट हो गया, काइनेटोकोर अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर। ये वाला पीवाईक्यू है बेटा, पीवाईक्यू स्पॉटेड। पीवाईक्यू मीटर क्या बोल रहा है, पीवाईक्यू मीटर क्या बोल रहा है बेटा, पीवाईक्यू मीटर बोल रहा है कि यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने आपको बताया भी था मेटाफेज और एनाफेज के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सही है बिल्कुल, यहां पे सही है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं, ऐसे आ जाते हैं, सेंटर पे आ जाएंगे। क्यों सेंटर पे आ जाएंगे, क्रोमोसोम की मूवमेंट हुई है। क्यों हुई है भैया, क्योंकि यहाँ पे काइनेटोकोर अटैच कर गए ऐसे करके, और किसने अटैच करवाए, वो सेंट्रियोल ने अटैच करवाए। क्रोमोसोम की मूवमेंट हुई और एक मेटाफेजिक प्लेट बन गई। ये एक प्लेट बन गई, प्लेट का मतलब क्या होता है, सारी इक्वेटोरियल प्लेट है, सेंटर के ऊपर आ जाएंगे, सेंटर में मिल जाएंगे। देखो ये सेंटर पे आ गए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, मेटाफिजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बोलता हूं बेटा, इक्वेटोरियल प्लेट बोलता हूं, या फिर क्या बोलता हूं उसको मैं, मेटाफेज प्लेट बोलता हूं। क्वेश्चन पूछा था कि मेटाफेजिक प्लेट कब बनती है, मेटाफेज में। इक्वेटोरियल प्लेट कब बनती है, मेटाफेज में। फुली कंडेंस कब होते हैं, सबसे ज्यादा फुली कंडेंस कब होती हैं, मेटाफेज में। मैंने क्या बताया था कि 99.9% कहां माने जाएंगे, प्रोफेज तक आ जाएंगे। बट जैसे 100% फुली कंडेंस होंगे तो मैं क्या बोलूंगा भैया कि मेटाफेज स्टार्ट हो गई। क्या होगी, मेटाफेज स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको उसकी स्ट्रक्चर देखनी हो, अगर आपको उसकी मॉर्फोलॉजी देखनी हो, कब देखेंगे, प्रोफेज में कि मेटाफेज में, मेटाफेज में। क्यों, फुली कॉम्पैक्ट हो गए हैं, फुली कंडेंस हो गए हैं, है ना। तो क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, लाइट चलेगी भाई फिर से। क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, बिल्कुल ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, एक्चुअली सबसे पहले स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं, बाद में क्रोमोसोम प्लेट बनती है, मतलब मेटाफिजिक प्लेट बनती है। अब ये क्रोमोसोम जहां बाइंड कर रहे हैं बेटा, क्रोमोसोम की जो साइट है, ये सेंट्रोमियर बताया था मैंने, ये वाला, ठीक है। अब ये वाली क्या है बेटा, ये वाली जो क्या है, ये काइनेटोकोर है। ये क्या है, काइनेटोकोर है। क्या है बेटा, काइनेटोकोर। इसका कौन अटैच कर रहा है, स्पिंडल फाइबर अटैच कर रहे हैं। ध्यान रखना, सेंट्रोमियर पे एक स्पेसिफिक रीजन है जिसका नाम काइनेटोकोर है, जिसका नाम क्या है, काइनेटोकोर है। सेंट्रोमियर पे स्पेसिफिक रीजन है जिसका नाम काइनेटोकोर है। आप सेंट्रोमियर रीजन में अटैच मत करवा देना उसको। सेंट्रोमियर रीजन में अटैच करवाया तो -5 आएंगे। मेरे को मत बोलना कि सर आपने गलत पढ़ाया था, यहाँ पे डब्बा गोल हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी लो कि ये पीवाईक्यू स्पॉटेड, यहाँ पे पीवाईक्यू है, यहाँ पे हॉटस्पॉट है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, ये हॉटस्पॉट है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, आपको गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा मेटाफेज हो गया। इसके बाद क्या, एनाफेज। एक्चुअली मेटाफेज में करवाया, क्यों करवाया गया था भाई, मेटाफेज क्यों करवाया गया था, काउंट करने के लिए कि सब सही है कि नहीं, सब सही है, कि सारे के सारे क्रोमोसोम हैं बराबर आगे कि नहीं आगे। लो भैया सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे ले आए, ठीक है। इक्वेटर पे लाने पे उनका जो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर तोड़ दिया जाएगा। सेंट्रोमियर एक्चुअली प्रोटीन होता है, प्रोटीनेशियस होता है, तो एक स्पेशल टाइप के प्रोटीज एंजाइम आगे कट कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, तो प्रोटीज एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीज एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। तो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे प्रोटीज एंजाइम जो है बहुत टाइप के होते हैं। प्रोटीज एंजाइम क्या करेंगे बेटा, वो स्प्लिट कर देंगे। किसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट द सेंट्रोमियर। क्यों कर देंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर किसका बना होता है, वो खुद भी प्रोटीनेशियस
कंपोनेंट्स का बना होता है। तो अगर यहाँ पे इसको तोड़ना है तो प्रोटीज स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीज एंजाइम क्या करने पड़ेंगे, अपने को एक्टिवेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिस्टोक्रोमेटिड क्या होगी, टूट गई। और सारे साथ में एक साथ में टूटते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आया हो कि क्या एक एक करके टूटते हैं, एक साथ में टूटते हैं, साइमल्टेनियसली। APYQ स्पॉटेड, PYQ स्पॉटेड, साइमल्टेनियसली, ठीक है। स्प्लिटिंग, ये लिख लो भैया, ये लिख लो, PYQs में आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एकदम जिंदाबाद। फिर से लाइट आ गई, क्या हो क्या रहा है भैया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, दोनों तरफ से जोर लगाया किसने, स्पिंडल फाइबर्स ने, और प्रोटीज ने अपना काम कर दिया। प्रोटीज ने क्या कर दिया, उसको लूजन अप कर दिया, और स्पिंडल फाइबर ने जोर लगाया। और भैया क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स टूट गए, जो बने हुए थे। कब बने थे सिस्टर क्रोमेटिड, ये एस फेज में बने थे। टूटे कब, ये एनाफ फेज में। ये ले भाई, किसने तोड़ा, स्पिंडल फाइबर ने। क्रोमोसोम की मूवमेंट कहां पे होगी, अब पोल की तरफ होगी। क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ जी। अब ये कैसे मूवमेंट करते हैं वो हम देखते हैं। PYQ स्पॉटेड है। मेटाफेज वर्सेस एनाफेज में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्रोमोसोम की मूवमेंट बेटा ऐसी होती है, अगर ऐसे करके पुल करेंगे, फोर्स लगेगा ना, फोर्स कहां से लग रहा है, सेंटर से लग रहा है, तो जो आर्म्स रहेंगी वो पीछे की तरफ रह जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, देखो आर्म्स क्या रह जाएंगी, पीछे की तरफ रह जाएंगी, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, फोर्स लग रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है, स्पिंडल फाइबर लगा रहे हैं। सिस्टर क्रोमेटिड पहले सेपरेट हो गई थी। अर्ली एनाफेज में क्या हो गई थी, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गई थी। सेंट्रोमियर पे यहाँ पे कौन अटैच्ड है, काइनेटोकोर पे कौन अटैच्ड है बेटा, मैंने आपको बताया था, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। तो स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, पुल कर रहे हैं। किधर पुल कर रहे हैं, पोल्स की तरफ। यस और नो, बिल्कुल ठीक है। तो जो सेंट्रोमियर जो है वो उसका फेस कहाँ है, वो पोल की तरफ है, ठीक है। और जो पीछे पीछे जो क्या बोलते हैं, जो चल रही है, जो मूवमेंट ऐसी चल रही है, पीछे पीछे कौन चल रही है बेटा, क्रोमोसोमल आर्म चल रही है। ये क्या है, आर्म्स। ही क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लो PYQ स्पॉटेड, PYQ हॉटस्पॉट, PYQ हॉटस्पॉट है बेटा। क्या PYQ हॉटस्पॉट है, आप देख सकते हो कि जो स्प्लिटिंग ऑफ जो है सेंट्रोमियर होने के बाद जो क्रोमोसोम की मूवमेंट है वो पोल की तरफ रहेगी। तो जो आर्म्स की डायरेक्शन क्या है और सेंट्रोमियर की डायरेक्शन क्या है, एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्रोमियर में यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन फीचर क्या है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, और सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जो फोर्स ही था अब जो है हर एक क्रोमोसोम पे कितने हो जाएंगे बेटा, हर एक पोल पे 2C हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2C हो जाएंगे। तो एक टाइम पे यहाँ पे ना एक कंडीशन बनती है जब बहुत सारे क्रोमोसोम आ जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम आ जाते हैं। चलो भैया अब हम बात करते हैं टीलोफेज की। टीलोफेज जस्ट उल्टा है। किसका उल्टा है, मैं आपको बता देता हूं। ये हो गया प्रोफेज। प्रोफेज का जस्ट उल्टा कौन है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, टीलोफेज। ठीक है, थोड़ा सा एसी की बेटा आवाज आ रही होगी तो मेरे को माफ कर देना, गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोफेज जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टीलोफेज की, यानी कि जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा क्या होगा, टीलोफेज में होगा। तो प्रोफेज में क्या हुआ था, आप बताओ भाई, प्रोफेज में क्या हुआ था। प्रोफेज में हुआ था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुई थी वहां पे, डिसअपीयर हुई थी। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रीअपीयर हो जाएगी। जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस होकर क्या बना देंगे, क्रोमेटिन बना देंगे। तो इसको क्या बोलता हूं मैं, कॉम्पैक्शन या डीकॉम्पैक्शन, डीकॉम्पैक्शन, डीकॉम्पैक्शन क्या बोलता हूं बेटा, डीकॉम्पैक्शन। इसी को मैं क्या बोलता हूं, डीकंडेंसेशन बोलता हूं। इसमें क्या था, जो क्रोमोसोम थे ऐसे करके वो क्या हो जाएंगे बेटा, ऐसे करके एक्सटेंडेड स्टेज में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट एक्सटेंडेड स्टेज में, यानी कि एक्सटेंडेड स्टेज में कहां पहुंचते हैं, टीलोफेज में पहुंचते। सारा काम क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना भूल गया था मैं, जो प्रोफेज में ना ईआर और गोल्जी बॉडी भी डिसअपीयर हो जाते हैं, ईआर और गोल्जी बॉडी भी डिसअपीयर हो जाते हैं। तो यहां पे भी क्या होता है बेटा, ईआर और गोल्जी बॉडी क्या हो जाते हैं, रीअपीयर हो जाते हैं। ईआर गोल्जी बॉडी यहां पे क्या हो जाएंगे बेटा, रीअपीयर हो जाएंगे। रीअपीयर नहीं, रीअपीयर, फिर से आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। ऐसे करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, और ऐसे करके क्या मिल जाएंगे इसके अराउंड, आप देख सकते हो। ये देखो भैया, अब ध्यान से देखना, अभी भी सेल अभी एक ही है, एक ही सेल के अंदर है, ये एक ही सेल के अंदर है, अभी डिवाइड नहीं हुई है। दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर है,
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई, डीकंडेंसेशन हो गई, डीकॉम्पैक्शन हो गई, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीअपीयर हो जाएगी, ईआर भी क्या हो जाएगी, रीअपीयर हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस से पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं एक, कि अभी तक हमने क्या देखा, रिवाइंड कर लेते हैं। एक सेल थी, प्रोफेज में क्या होगी बेटा, फुली कंडेंस हो गए थे क्रोमोसोम, फिर उसके बाद क्या बेटा, क्या हुआ, क्रोमोसोम ब्रेकडाउन हो गए, ब्रेकडाउन नहीं मतलब जो है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, और जो बेटा क्या होता है, जो डिकॉम्पैक्शन हो गया, ठीक है। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और इसके अराउंड ईआर था और न्यूक्लियोलस था, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, फिर से देखो बेटा, उधर तो वो डिसअपीयर हो गया था, यहां पे क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा, ठीक। यहां पे क्या देख सकते हैं आप, क्या हुआ है, मेटाफिजिक प्लेट बनती है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम की मूवमेंट इक्वेटर की तरफ होती है, यहाँ पे क्या होती है बेटा, पोल की तरफ होती है। पोल की तरफ बन जाएंगे तो यहाँ पे देखो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, किसके अराउंड बनती है, क्रोमोसोम के अराउंड, क्रोमोसोम के अराउंड नहीं, क्रोमेटिन के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन जाता और उस क्लस्टर के अराउंड क्या बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे बनेंगे न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा, ठीक है, ईआर भी आ जाएगी वापस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो है पहली स्टेज कौन सी थी, प्रोफेज थी, फिर इसके बाद कौन सी बेटा, मेटाफेज है, इसके बाद कौन सी है हमारी, एनाफेज है, ठीक है, क्या आ जाएगी, एनाफेज आ जाएगी। इसके बाद कौन सी है, टीलोफेज। ध्यान रखना टीलोफेज में एक ही सेल के अंदर क्या है बेटा, अभी दो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जो है अभी भी एक ही सेल है, ये अभी भी सिंगल सेल ही मानी जाएगी, क्योंकि अभी सेल ने साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया। अगर इस स्टेज पे अगर साइटोप्लाज्म फॉलो नहीं होता तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाएंगे। अब साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, ठीक। तो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन द एनिमल सेल। इन एनिमल सेल इट अकर्स बाय द क्लीवेज फरो। ये क्लीवेज फरो का मतलब क्या होता है, ये है ना, क्लीवेज फरो, यहाँ इससे बना देता हूं मैं, इस रेड कलर से बना देता हूं, ये क्लीवेज फरो का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे जो है ना, एक जो है एक फरो बन जाती है, तो बाहर से सेल ना दबना शुरू हो जाती है ऐसे करके। तो ये एनिमल सेल में होती है, क्या होती है, एनिमल सेल में होती है। तो यहाँ पे ऐसे करके होता है, सेल जो है बाहर से फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है अपने को कि बाहर से फोर्स लग रहा है, ठीक। अब जो प्लांट सेल होती है बेटा, प्लांट सेल में क्या होती है, अब बाहर से सेल को दबाया नहीं जा सकता, क्यों दबाया जा सकता सेल का, या फिर जो है बाहर से ऑब्वियसली एक बाहर बहुत रिजिड सेल वॉल होती है, तो सेल फरो बन नहीं सकती है, पॉसिबल नहीं है। तो एक निंजा टेक्निक होती है सेल वॉल प्लेट, क्या होती है, सेल वॉल प्लेट बेटा, सेल वॉल प्लेट, ठीक है। अब ये सेल वॉल जो प्लेट होती है, इसको कई केस में क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर ऑफ मिडिल लेमिला बोल देते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ, पीवाईक्यू में आया हुआ। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो सेल वॉल प्लेट है वो बेटा ऐसे बनती है, सेंटर से बाहर की तरफ बनती है। सेंटर से क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक जो है सेल वॉल प्लेट बनेगी, और जो है क्या करेगी बेटा, जो है बस पेरिफेरल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, और जब तक कि वो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन तक ना पहुंच जाए और दो सेल को क्या ना कर दे, साइटोप्लाज्म को डिवाइड ना कर दे, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि सेल प्लेट या सेल वॉल प्लेट, सेल वॉल प्लेट बोलना ठीक नहीं है, सेल प्लेट ही ठीक है। एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं ना, सेल वॉल प्लेट, क्यों फालतू में वो करना, सेल प्लेट। तो एक्चुअल में क्या है बेटा, ये सेल प्लेट जो है वो बनती है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या बनती है बेटा, एनिमल सेल में क्या बनती है, एनिमल सेल में सेल फरो बनती है। तो जो सेल फरो है वो ऐसे लग रहा है कि बाहर से सेल दब रही हो, ठीक है। और सेल प्लेट जो है वो बाहर से सेल जो है स्टैटिक रहती है, अंदर से जो है सेल क्या होती है, यहाँ पे अंदर से एक डिवाइडर सा बन जाता है। समझ लो कि क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये रूम है और मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं प्लेट बनाना शुरू करता हूँ, ऊपर का एम्प्टी चैम्बर, नीचे का एम्प्टी चैम्बर, तो दो चैम्बर बन जाएंगे यहाँ पे, है ना, क्या बन जाएंगे, दो चैम्बर बन जाएंगे, प्लेट रख दी मैंने। तो ये काइंड ऑफ क्या होती है, सेल वॉल जो है सेल प्लेट होती है। तो सेल प्लेट किसमें बनेगी, प्लांट में बनेगी। किसमें बनेगी बेटा, प्लांट में बनेगी। और सेल प्लेट को क्या बोल दिया जाता है, प्रीकर्सर ऑफ मिडिल लैमेला बोला जाता है। पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मियोसिस हमारा जो है कौन सा हो गया, माइटोसिस कंप्लीट हो गया। सर वो सिग्निफिकेंस बता तो दिया था मैंने, सेल ग्रोथ, रिपेयर, टिश्यू रिपेयर, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता तो दिया था मैंने, सेम तो है यहाँ पे। अब माइटोसिस क्या होता है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या है ये, रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है कि जो 2n सेल है
वो आफ्टर सम टाइम बेटा मतलब रिडक्शनल डिवीजन में क्या हो जाएगी, पहला रिडक्शनल डिवीजन होगा, उसका मियोसिस 2 होगा। ऐसा ही होता है मोस्ट केस में, ऐसा ही होता है, ऐसे हो जाएंगे। ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। ये क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ओवरऑल क्या है, ये मियोसिस है। ओवरऑल क्या है, ये मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं इसको। इन जनरल क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब इसकी दो स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 जिसमें वाकई क्या हो रहा है, देखो 2n से n हो रही है, सेल हाफ हो रहा है। ये जो है क्या है बेटा, मियोसिस 2 है। मियोसिस क्या है, 2। ये इक्वेशनल डिवीजन है, पर ध्यान रखना ये माइटोसिस नहीं मानी जाएगी। क्यों, मियोसिस का पार्ट है ये कोई नॉर्मल सेल में थोड़ी हो रहा है। किस में हो रहा है, गैमेट्स में हो रहा है। किस में हो रहा है, गैमीट्स में हो रहा है। ठीक है, तो जो मियोसिस 2 का जो मियोसिस 2 है वो इक्वेशनल डिवीजन तो है, बट वो माइटोसिस नहीं मानी जाएगी। इक्विवेलेंट टू माइटोसिस मान सकते हैं। ये क्या है, ट्रू रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस 1 क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कब होते हैं, मियोसिस 1 में, मियोसिस 2 में, मियोसिस 1 में होते हैं। ठीक है, ये हम कवर करने वाले हैं अभी। होती कहां पे, इट अकर्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। इसका पर्पस क्या है, मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस द जनरेशन। अक्रॉस जनरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये गैमेट होते हैं, ये जो है गैमेट है, अगर ये फ्यूज हो जाएंगे तो सेल वापस ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। अगर ये 2n से n ना हुए, 2n से n ही रहे गैमेट, तो अगली जनरेशन क्या हो जाएगी, 4n हो जाएगी। तो 4n ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, फिर से जो है इसको रिडक्शनल डिवीजन किया जाता है, और सो दैट कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो वापस फिर से 2n आ सके। तो अक्रॉस द जनरेशन क्या हो रहा है, अक्रॉस द जनरेशन क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो रहा है। आयरनिकली, पैराडॉक्सिकली ड्यूरिंग मियोसिस आधा हो रहा है, बट अक्रॉस जनरेशन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। सेम लेवल पे रखने के लिए मियोसिस हो रहा है। इट प्रोड्यूस द जेनेटिक वेरिएशन। अब क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, पढ़ने वाले हैं अभी हम, तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आती है। तो मेरे में, आप में, अगर आप देखो एक ही जो पेरेंट है उसके अगर 2 3 4 बच्चे हैं तो वो सारे अलग अलग होते हैं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। किसकी वजह से होता है, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस 1 में जो क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है ना, उसमें होता है बेटा। तो ये यहां पे है। ठीक है, अब मैं पहले ओवरव्यू करता हूं मियोसिस को, सबसे पहले स्टेजेस को। मियोसिस, ठीक है, तो मियोसिस की बेटा कौन सी स्टेज होती है, मैंने आपको बताया था मियोसिस 1 है, और इसके बाद क्या है, मियोसिस 1 जब होगी फिर उसके बाद है एक इंटरकाइनेसिस स्टेज आएगी, जो दोनों के बीच की है एक स्टेज है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की स्टेज है, और ये क्या हो जाएगी, मियोसिस 2 हो जाएगी बेटा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है कि ये है जो मियोसिस है, ये फिर क्या हो जाएगी, एक इंटरकाइनेसिस स्टेज आ जाएगी। इसके बाद क्या है बेटा, मियोसिस 2 आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, मियोसिस 2 आ जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं मियोसिस 2 की कौन कौन सी वो है। फिर इसके बाद क्या है बेटा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। मतलब यहां पे, चल देखते हैं उसको, हम साइटोकाइनेसिस देखते हैं, वो बाद में देखेंगे। अब मियोसिस जो 1 है बेटा, उसकी भी खुद की स्टेज कितनी होती है, कई स्टेज होती है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, फिर टीलो 1, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। यानी कि यहाँ पे एक सेल जो है चलेगी, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस से कितनी बन जाएंगी, 2 सेल बन जाएंगे। ये सेल क्या थी, 2n थी, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, n और n हो जाएगी। ये होती है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। ठीक है, टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे इंटरकाइनेसिस में, एक टेम्परेरी रेस्टिंग फेज होगी। फिर उसके बाद फिर से क्या कर जाएगी बेटा, ये मियोसिस 2 में चली जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। फिर क्या है, प्रोफेज 2, फिर उसके बाद क्या है, मेटाफेज 2, उसके बाद क्या है बेटा, एनाफेज 2, उसके बाद क्या है, टीलोफेज 2, फिर उसके बाद क्या है, साइटोकाइनेसिस, वही साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है, तो ये सारी की सारी सेल यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे एक सेल थी, एक सेल थी, n है। ये मोर और लेस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, कंप्लीट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 सेल आ जाएंगे, 4 सेल आ जाएंगे। ये मियोसिस है, पूरी पूरी क्या है, मियोसिस है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिडक्शनल डिवीजन बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ रिडक्शनल डिवीजन बेटा, क्यों रिडक्शनल डिवीजन उसको बोलता हूँ, बताओ। इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द पेरेंट सेल टू डॉटर सेल क्या हो रहा है बेटा, आधा हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं नंबर ऑफ क्रोमेटिड की बात करें तो क्या होगा, इस स्टेज पे जो एम फेज में, जो कि इससे पहले क्या होता है बेटा, G1S G2 स्टेज में सेल चली जाती है, तो यहां पे जो सेल होती है उसके पास 4 क्रोमेटिड होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 क्रोमेटिड हर एक सेल के पास, और यहाँ पे जो है एट द एंड क्या हो जाएंगे, हर एक सेल के पास यहाँ पे 4 सेल है, तो
सिंगल सिंगल 1C 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 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो सेल जब डिवाइड करना स्टार्ट करती है मियोसिस 1 में, तो सेल होती है 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं 2n होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होते हैं 4C होते हैं। फिर जब वो मियोसिस 1 कंप्लीट करती है तो हर एक सेल के पास क्या होगा 2n होगा, नहीं 2n नहीं मतलब n होगा, बट नंबर ऑफ जो क्रोमेटिड होंगे वो कितने होंगे 2C होंगे। देखते हैं आज प्रोसेस देखेंगे हम इसको अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, जो 4 सेल डॉटर सेल्स आ जाएंगी, उसमें जो है हर एक सेल के पास नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम होंगे n, और नंबर ऑफ क्रोमेटिड भी कितने होंगे 1C होंगे। ये हम जो है पूरा ड्यूरिंग द प्रोसेस इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी प्रोफेज आ जाती है, प्रोफेज मियोसिस 1 की प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 की यहां पे कुछ स्टेजेस हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, ठीक है। फिर उसके बाद है डिप्लोटिन, और इसके बाद क्या आ जाएगी डाइकाइनेसिस। अब इसको याद करने की निंजा टेक्निक क्या है, निंजा टेक्निक है लाडले जरा पानी दे देना। अब यहां पे एक निंजा टेक्निक बता रहा हूं आपको मैं, कई बच्चे यहां पे पानी दे देना दिया को, लाडले जरा पानी दे दियो दिया को, ठीक है। तो लाडले लेप्टोटिन, जरा जाइगोटिन, पानी पेकाइटिन, दे मतलब डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस दिया है तो दिया को, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। बच्चे लास्ट वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं, डिप्लोटिन पहले आएगा डाइकाइनेसिस पहले आएगा, बेटा डिप्लोटिन पहले आता है, ठीक है। तो दे दिया को देना, ठीक है, दे दियो दिया को, ठीक है। तो पानी दे दिया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा प्रोफेज 1 हो गया, ठीक, इजी पीजी। तो ये मैंने बताया है भैया कौन सी स्टेज है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इसी में क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी किसमें होता है बेटा पेकाइटिन में होता है। किसमें होता है पेकाइटिन में। अब हम मियोसिस 1 की जो है 1 स्टेज हम देखने वाले हैं कैसा होता है, फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं हम, क्योंकि ऑब्वियसली क्रैश कोर्स में हम जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं इसका। लेप्टोटिन में क्या होता है बेटा, ये प्रोफेज की स्टार्ट होती है ना, है तो प्रोफेज है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन सारी क्या है ये बेटा, ये है तो ये प्रोफेज ही ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, जो क्रोमोसोम है बेटा वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, बट कॉम्पैक्शन स्टार्ट हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। ये फॉर एग्जांपल एक पेयर है, ऐसे इसी के जैसा क्या है होमोलोगस पेयर आ जाएगा, ये ले इसी के जैसा होगा, वो शुरू हो गया, ठीक है। फिर जाइगोटिन में क्या होता है बेटा, फिर इसके बाद आती है जाइगोटिन स्टेज आती है। जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, जाइगो का मतलब क्या होता है पेयर, जाइगो मतलब क्या होता है पेयर, जाइगो पेयर। तो यहाँ पे एक पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है क्रोमोसोम की, क्या स्टार्ट हो जाती है पेयरिंग, ठीक है। पेयरिंग स्टार्ट हो गई, देखो पास में आना स्टार्ट हो गई, तो ये क्या हो गया पास में आ गए। अब ये पास में क्यों आ गया, क्योंकि ग्लू लाइक मटेरियल आ गया एक, जिसको मैं क्या बोलता हूँ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जाइगोटिन में क्या हुआ है भाई, जाइगोटिन में क्या हुआ है, पेयरिंग हुई है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिनमें सिमिलर जीन्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीन 1 है तो यहाँ पे भी जीन क्या होगा, इस वाले में भी जीन क्या होगा 1 होगा, इस वाले पे जीन 2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा जीन 2 होगा, दोनों में सिमिलर जीन्स होंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं साइनेप्सिस बोलते हैं, जुड़ने को हम क्या बोलते हैं साइनेप्सिस बोलते हैं। और साइनेप्सिस को हम क्या बोलते हैं, क्या है ये एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे जो है एक चीज आपको बताता हूं, यहाँ पे बाइवेलेंट बनते हैं, बाइवेलेंट। अब ये क्या है पूरा ये बाइवेलेंट है, क्या है बाइवेलेंट, बाइवेलेंट का मतलब क्या होता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, और इसी से क्या बनते हैं टेट्राड बनते हैं, इसी में क्या बनते हैं टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या होता है क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड। भाई 2 क्रोमोसोम है ना, तो टोटल कितने क्रोमेटिड होंगे 4 क्रोमेटिड होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राड। तो क्वेश्चन पूछा है कि टेट्राड फॉर्मेशन कब होता है, किसमें होता है बेटा, वो जाइगोटिन में, जाइगो पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर,
टेट्राड कब बनेंगे? जाइगोटिन में। साइनेप्सिस कब होगी? जाइगोटिन में। बाइवलेंट कब बनेंगे? जाइगोटिन में। क्यों बनेंगे? दोनों पास में आ रहे हैं। क्यों पास में आ रहे हैं? कोई ग्लू लाइक मटेरियल है। कौन सा है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां बनता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब होता है? ऑब्वियसली जाइगोटिन में होता है। किस में होता है? जाइगोटिन में होता है। ये बेटा है यहाँ पे, ठीक है भाई। दो क्रोमोसोम है, दोनों में कुछ खिंचाव भी तो होना चाहिए ना। अगर दोनों में खिंचाव नहीं है तो पास में कैसे आएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई जो है, कोई फ्रेंड है आपका, अगर आपका जो है उसके साथ कोई अफेक्शन नहीं है, ठीक है, अफेक्शन को क्या मान लो आप? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, तो भैया आपकी पेयरिंग बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ना। सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी सेम हो रहा है। पहले तो दोनों सिमिलर होने चाहिए, जीन सेट सेम होना चाहिए, वही पास में आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे तुम हो, मेरी इससे नहीं बनती तो उसके पास में चले जाओगे, नहीं जाओगे ना आप। सेम यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी नहीं होता बेटा। सिमिलर क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों में अफेक्शन हुआ। अफेक्शन यहाँ पे क्या है? अफेक्शन मतलब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट होता है वो। उसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रोमोसोम पास में आ रहे हैं, पेयरिंग हो रही है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जाइगो मतलब पेयर। इसके बाद कौन सी स्टेज आती है बेटा? तो लाडले जरा पानी, पेकाइटिन। पैच, पेकाइटिन पैच। एक काम करता हूं, पानी पी लेता हूं मैं भी यार। अच्छा है ये, अच्छा है। पानी पीना चाहिए मतलब। ओके ओके जी, ठीक है जी। पेकाइटिन, पेकाइटिन, पेकाइटिन मतलब पैचिंग, पैचिंग मतलब कट पेस्ट, कट पेस्ट, कट पेस्ट। यहाँ पे कट पेस्ट हो रहा है, इतना याद कर लेना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो रहा है। कैसे हो रहा है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। दो क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसी से कर लेते हैं भाई। दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये पहला क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम। दोनों पास में आ रखे थे। अब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ले भैया, ये ले, ये ले। क्या होता है? कट पेस्ट होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको मैं क्या बोलता हूं? क्रॉसिंग ओवर बोलता हूं। अब होता है क्या? इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? देखो, ठीक है, ठीक है भाई। ये हो गया। अरे ले यार, देख तो क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होता। ध्यान रखना यहाँ पे भाई। जो ब्लू है, ब्लू है वो तो सेम ही है ना, एक ही क्रोमोसोम है, एक कॉपी है, वो तो एक्जैक्ट कॉपी है। तो उसके बीच में नहीं होता जो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन, फिर से चीजों का बनना, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे देखो ना, ये चल गया भैया, अलग ही लेवल है। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था। ध्यान रखना, अभी भी जुड़े हुए हैं क्रोमोसोम यहाँ पे। आप ये मत सोचना सर आपने अलग अलग क्यों कर दिया। अलग अलग नहीं हुए, समझाने के लिए किया बस ये। तो अभी जुड़े अभी भी हुए हैं। आप ये मत सोचना कि सर ये तो मतलब आप जोड़े क्यों नहीं, अभी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है। जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना, जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हो रही है बेटा, वहां पे क्या होता है? ऐसे करके ना एक ऐसे करके ना रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है, जिसको मैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलता हूँ, वो इकट्ठे हो जाते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। नोड्यूल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मशीनरी होती है, और रिकॉम्बिनेशन मशीनरी में मेन एंजाइम कौन सा होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ एक्टिवेट होता है? पेकाइटिन में। कट पेस्ट हो रही है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? रिकॉम्बिनेशन बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा? रिकॉम्बिनेशन बोलता हूं। ठीक है। क्या इसी को जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज बोलते हैं? यस, बिल्कुल ठीक है। बहुत ही बढ़िया आ गया भैया। क्या इसी को मैं क्रॉसिंग ओवर बोल रहा हूं? क्रॉस ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कट पेस्ट हो रहा है। ये ले, ये ले। बचपन में क्या करते थे आप? याद करो,
टिफिन एक्सचेंज करते थे, आज क्या लेके आया भैया, पराठे लेके आया हूँ। कौन से? आलू के। अच्छा तो मैं ब्रेड लेके आया हूँ। तो क्या लेके आया? मैं कुछ नहीं लेके आया। वो अलग ही बंदे होते हैं, वो अलग ही बंदा था वो, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ क्या कर लिया, अपने टिफिन कर लिया, दोनों का फायदा है, वेरिएशन आ गई। पहले आप क्या कर रहे थे सर, पराठा खा रहे थे, एक बंदा खा रहा था ब्रेड, खा रहा था ब्रेड जेम सूखा सूखा, एक बंदा पराठा खा रहा था। एक को मन था कि थोड़ा सा मतलब टेस्ट हो जाता, कौन सा, मतलब आलू पराठा मिल जाता मालिक। दूसरा क्या कहता है, अगर मालिक थोड़ा सा वो मिल जाता तो ब्रेड जैम मिल जाता, मुझे अच्छा लगता। तो दोनों ने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर लिया, थोड़ा थोड़ा मटेरियल एक्सचेंज कर लिया। तो क्या हो गया, उससे वेरिएशन आ गया, वैरायटी आ गई यहाँ पे हर एक बंदे के पास। सेम यहाँ पे हो रहा है ना, वैरायटी आ रही है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से क्या हो रही है, वैरायटी आ रही है। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज तो हुआ था, ये किसने करवाया था, रिकॉम्बिनेज एंजाइम ने करवाया था। रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में होता है। रिकॉम्बिनेशन जो नोड्यूल होता है ना बेटा, यहाँ पे बहुत सारी बड़ी एंजाइमेटिक मशीनरी होती है, उसमें मेन एंजाइम कौन सा होता है, रिकॉम्बिनेशन, जो क्रॉसिंग ओवर करवा रहा होता है। तो ये काम चलता है। और ये होता किसके बीच में, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लोगे आप। एक्सचेंज ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल हो रहा है बेटा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड PYQ डिटेक्टेड, non-sister chromatids of homologous chromosome। homologous chromosome का मतलब क्या है भाई, जीन सेम होने चाहिए ना, जीन सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्स क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम 1 है, एक्स क्रोमोसोम के जीन ट्रांसफर करवा दिए क्रोमोसोम 1 के पास, अलग ही लेवल का बंदा हो गया। ये काम करवा देंगे, बवाल मच जाएगा, तबाही मच जाएगी। क्रोमोसोम 1 है, उसके सामने क्रोमोसोम 1 ही आना चाहिए, उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है। होमोलोगस क्रोमोसोम, PYQ डिटेक्टेड, PYQ डिटेक्टेड। इस बार फिर से आने वाला है 2026 में 90% प्रोबेबिलिटी है पेकाइटिन से क्वेश्चन आने की। और जो है यहां पे भी 90%, जाइगोटिन में भी 90% प्रोबेबिलिटी है 2026 में आने की। ठीक है, ये बेटा यहां पे क्या, अगर आप यहां पे मिस मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी बहुत। हो गया हमारा लेप्टिन हो गया, जाइगोटिन हो गया, पेकाइटिन हो गया। ठीक है, वेरिएशन किसकी वजह से होती है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से। खासकर कौन सी स्टेज है, पेकाइटिन स्टेज है। ठीक है बेटा, यहां पे हो गया जी। इसके बाद कौन सी आती है, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। लिख लेते हैं भाई, डिप्लोटिन नाम से क्लियर है, डिप्लीशन, डिप्लोटिन, और फिर इसके बाद कौन सी आती है बेटा, डाइकाइनेसिस। और इसके बाद किसमें चली जाएगी सेल, प्रोफेज 1 यहाँ पे एंड हो जाएगी, प्रोफेज 1 यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे किस में जाएगी फ्री, मेटाफेज 1 में जाएगी। प्रोफेज 1 एंड हो रही है तो मेटाफेज 1 में जाएगी ना, तो यहाँ गड़बड़ मत कर देना। अब डिप्लोटिन में क्या हो रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इससे पहले कंप्लीट हो जाता है एक्चुअल में देखा जाए तो। अब क्या होता है बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, फिर इसके बाद क्रोमोसोम आ गया। ठीक, ये 2 क्रोमोसोम थे। अब जो है इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो चुका था, एक्सचेंज हो चुका था। चलो ऐसे कर दो आप, एक्सचेंज तो था ना, ये नहीं था बताओ, था ही, क्रिस क्रॉस, भाइयों ने एक्सचेंज कर लिया मटेरियल। ये ले भाई, इधर भी ये ले भाई, हम उनसे खफा है, वो हमसे। लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर देख सकते हो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है। अब जो ये वाले जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ना, वो ब्रेक हो रहा है, देखो लूज हो रहा है, टूट गया, वो टूट गया, वो डिसॉल्व हो गया। बट कुछ कुछ जगह पे अभी भी वैसे ही प्रेजेंट है, वो कुछ कुछ जगह पे अभी भी प्रेजेंट है। तो जिस जगह प्रेजेंट है वो एक्स शेप जो स्ट्रक्चर होती है, एक्स शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा, कायस्मेटा। कायस की माता नहीं है, कायस्मेटा। ये कायस्मेटा में क्या है मतलब, अदरवाइज क्या हो चुका है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो चुका है यहाँ पे। बट कुछ कुछ जगह पे वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेन है, फॉर एग्जांपल ऐसे थे, ठीक है, मैग्नेट वाला है, ठीक है, सही है, ये है बेटा ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों जुड़े हुए थे, बट मैंने क्या कर दिया, इनको तोड़ना शुरू कर दिया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तोड़ना शुरू कर दिया, और ये ले, बट एक जगह पे छोड़ दिया मैंने,
बाकी जगह टूट गया, बट एक जगह मैंने छोड़ दिया, ऐसे कर दिया आपने, ऐसे, तो एक स्ट्रक्चर बन गई है। कौन सी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? एक्स शेप दिख रही है ना, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? कायस्मेटा होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब डिसॉल्व होता है? डिप्लोटिन में। डिप्लो मतलब डिप्लीशन, ऐसे याद कर लेना आप। तो स्नेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व कब हो रहा है बेटा? वो डिसॉल्व हो रहा है इन द डिप्लोटिन, इन द डिप्लोटिन। ठीक है, कायस्मेटा कब बन रहे हैं? डिप्लोटिन में। कौन से स्ट्रक्चर है ये? एक्स शेप स्ट्रक्चर है। स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जाइगोटिन में। डिसॉल्व कब होता है? डिप्लोटिन में। अब जब यहां पे सारा काम हो चुका है, अब ये जो है सारा काम जो है यहां पे प्रोफेज हो जाती है, एंड प्रोफेज एंड हो जाएगी, यहां पे प्रोफेज 1 एंड मानी जाएगी। और जब प्रोफेज 1 एंड होती है तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगी। और क्यों नहीं मिलेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को? प्रोफेज के एंड का खासियत ही है। और जो क्रोमोसोम है वो क्या माने जाएंगे? फुली कंडेंस हो जाते हैं। बट ध्यान रखना, ये कोई आम क्रोमोसोम नहीं है, इन्होंने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करवाया था। ठीक है बेटा, ये कोई आम क्रोमोसोम नहीं है, कोई ये अरे गहरे नत्थु गहरे क्रोमोसोम नहीं है ये, इन्होंने ना क्रोमोसोम मटेरियल को चेंज करवाया था आपस में। वैरायटी है इसमें। क्या वैरायटी का मतलब क्या है? कि एक के पास आलू पराठा है तो उसने थोड़ा सा क्या ले रखा है बेटा? उसने ब्रेड भी ले रखा है, ब्रेड जैम। ऐसे ब्रेड जैम वाले के पास क्या है? थोड़ा सा आलू पराठा भी है। तो ये एक यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम माने जाएंगे, कोई आम क्रोमोसोम नहीं है। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है, ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है। एक चीज और क्वेश्चन में बताना भूल गया, जो पेकाइटिन में बेटा क्या होता है? पेकाइटिन में ये जो टेट्राड बन रहे हैं कंप्लीटली विजिबल हो जाते हैं। टेट्राड्स क्लियरली विजिबल हो जाता है। भाई मेरे से भी गलती हो जाती है, कितना डेटा याद करें यार, इंसान है हम भी, भूल जाते हैं कुछ ना कुछ पॉइंट बताना। ठीक है, टेट्राड्स क्लियरली विजिबल बनते कब है? जाइगोटिन में। बट क्लियरली विजिबल कब होते हैं? पेकाइटिन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडेंसेशन चल रही है। जाइगोटिन में अच्छे से हुई नहीं थी, बट आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे तो कंडेंसेशन चलती जाएगी, और पेकाइटिन में जो है वो टेट्राड्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो चुके हैं बेटा? क्रोमोसोम जो है क्या हो चुके हैं? यहाँ पे मैदान में आ चुके हैं। ठीक है, और वही जो प्रोफेज की बाकी जो खासियत है वो सेम चल रही है यहाँ पे। ठीक है, देखो तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि एट द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस क्या होता है? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला नो न्यूक्लियोलस, और क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? रिकॉम्बिनेंट क्या हो जाएंगे बेटा? फुली कंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? फुली कंडेंस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं आती है। डायकाइनेसिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 व्हिच विल लीड टू एंटर इनटू द मेटाफेज 1। डब्बा गोल नहीं करवाना, आ जाओ मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में जो रिकॉम्बिनेंट हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बट यहां पे ना एक खासियत है। क्या खासियत है बताने वाला हूं अभी मैं आपको। अब ये बेटा क्या है बेटा? ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, कोई आम क्रोमोसोम नहीं है ये। अब होता क्या है बेटा? अरे अरे यार नहीं होगा यहाँ पे, इसको अलग से लिखना पड़ेगा, ये यहाँ बवाल हो जाता है यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं खुद ही बना देता हूँ, फिर सहन लेंगे थोड़ा। ऐसे करके ना सारे पेयर जो होते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम ऊपर 23 क्रोमोसोम नीचे, तो कितने हो गए? 46। तो पेयर क्या होते हैं यहाँ पे? सारे ना पेयर में आते हैं, सारे के सारे पेयर में आते हैं बेटा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ऐसे जो है ना कोई ये उस पहले वाली जो मेटाफेज, जो नॉर्मल मेटाफेज हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था? सारे सारे क्रोमोसोम एक सिंगल प्लेट में आते हैं, यहाँ पे डबल में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं? डबल में आ जाते हैं।
ये देखो आप, ठीक है, एक पेयर हो गया, फिर ये दूसरा पेयर हो गया, ऐसा करके 23 पेयर्स होते हैं। यानी कि 23 के 23 जो क्रोमोसोम पेयर होते हैं वो क्या आता है, सेंटर में आ जाते हैं। इसको हम बाइवेलेंट भी बोल देते हैं कि बाइवेलेंट सेंटर में कब आते हैं, बाइवेलेंट सेंटर में कब आते हैं, बाइवेलेंट मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम कब आते हैं बेटा, ये आते हैं मेटाफेज 1 में। नाम है मेटाफेज 1। ये PYQ स्पॉटेड है। यहाँ पे मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 का भी जो काफी जो है यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता है। मेटाफेज जो मियोसिस 1 की जो मेटाफेज जो 1 है बेटा, है तो मेटाफेज 1, बट डबल मेटाफेजिक प्लेट बनती है। यहाँ पे डबल मेटाफेजिक प्लेट बनती है। सारे सारे जो क्रोमोसोम होते हैं डबल डबल में आते हैं, पेयर में आते हैं ऐसे करके, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा भैया, है ना। ये हो गया भैया। अब ध्यान रखना, ये वाले जो सेंट्रियोल है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगी आपको, किसमें मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा, किसमें मिलती है, ऑब्वियस बात है, किसमें मिलेगी, एनिमल सेल में मिलेगी। ये हो गया काइनेटोकोर। अब यहाँ पे पहले इनको सेंटर की तरफ भेजा जाएगा। मेटाफेज 1 है ना, सेंटर की तरफ भेजा जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं तो डबल मेटाफेजिक प्लेट बनती है। यहाँ पे डबल मेटाफिजिक प्लेट बनती है बेटा। क्या बनती है, डबल मेटाफिजिक प्लेट बनती है। क्या होती है डबल मेटाफिजिक प्लेट बेटा, डबल मेटाफिजिक प्लेट क्या होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर बनना, यहाँ पे अलाइन होना। क्या ये सिंगल है, नहीं, सिंगल होती तो ऐसे होते सारे क्रोमोसोम, 46 के 46 क्रोमोसोम ऐसे आते हैं, एक लेन में आते हैं, बट 40 सारे क्रोमोसोम 23 ऊपर की लेन में, 23 नीचे की लेन में। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, बाइवेलेंट जो है अलाइनमेंट बोलते हैं इसको एट द इक्वेटोरियल प्लेट्स। ये दो डबल मेटाफिजिक प्लेट बनती, दो प्लेट बनती हैं। PYQ स्पॉटेड हॉट स्पॉट है। PYQ मीटर हमारा ये बता रहा है कि यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन बने हुए हैं। मेटाफेज के बाद कौन सी आती है, एनाफेज आती है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देख सकते हो यहाँ पे जो पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम है ना बेटा, देखो 23 इधर थे, 23 इधर थे, तो 23 इधर चले जाएंगे क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो रहा, सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट नहीं हो रहा है। क्या हो क्या रहा है, अब देख लेते हैं हम। मैंने क्या बताया था, फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्रोमोसोम है ना, ये था, बेटा होगा क्या यहाँ पे जो सेंट्रोमियर के साथ, ये नहीं मतलब काइनेटोकोर के साथ अटैच जो है, ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स जो है ना, ये फोर्स लगाएंगे बेटा। कहाँ फोर्स लगाएंगे, पोल की तरफ फोर्स लगाएंगे। यहाँ ऐसे करके पोल की तरफ क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहा है, पोल की तरफ फोर्स लग रहा है। अब ये जो पोल की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना बेटा, इसमें ना होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेयर था ये वाला, है ना, एक पेयर की बात कर लेते हैं, ऐसे था। अब ध्यान रखना, ये जो क्रोमोसोम है इस साइड चला जाएगा, ये क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा। तो कितने थे, फॉर एग्जांपल 23 क्रोमोसोम यहां थे, 23 क्रोमोसोम यहां है, तो 23 इधर चले जाएंगे, 23 चले जाएंगे। यहां पे ध्यान रखना, स्पिंडल फाइबर जो है यहां पे अटैच्ड है और पूरे पूरे क्रोमोसोम को लेके जा रहा है, जिसके पास अभी भी कितने हैं क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड है। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, जो 2n से क्या हो गए, एक n इधर चला गया और एक n इधर चला गया। बट हर एक क्रोमोसोम के पास अभी भी 2 क्रोमेटिड है। हर एक क्रोमोसोम के पास अभी भी क्या है, जो 4C थे, जो पहले 4C थे, पूरे पूरे क्या थे, 1 2 3 4 क्रोमेटिड है। अब क्या हो गया, वो सेपरेट हो गए, पोल की तरफ चले गए, 2C। अब यहां पे इसलिए बोलते हैं बेटा कि जो नंबर ऑफ जो क्या हुआ है, नंबर ऑफ क्या हुआ है, जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया और हर एक क्रोमोसोम के पास अभी भी सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे ये चीज लिख लो, PYQ स्पॉटेड। अरे भाई साहब बहुत तगड़ा हॉट स्पॉट है ना एनाफेज। तो 2026 में यहाँ पे भी 90% प्रोबेबिलिटी बनती है। तो हमने 90% जो प्रोबेबिलिटी देखी, तो उसमें से हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। हमने देखा कि 3 क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं, यहां पे बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग यहां पे नहीं होती है, तो क्या होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर है वो सेपरेट हो रहे हैं बेटा, हाँ। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम इधर। क्रोमोसोम नंबर यहां पे एक्चुअल में हाफ कब होता है, एनाफेज 1 में होता है। इस बार देख लेना आप, इस बार इस चीज को देख लेना आप, ये ठीक है। मियोसिस 1 का अब पार्ट है टीलोफेज। टीलोफेज का मतलब क्या है भैया, एक ही सेल है, वो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है क्या बोलते हैं, ऐसे हो गए,
ये क्या था, न्यूक्लियोलस, फिर से यहाँ पे आ गई है, हो गया भाई। क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंसेशन स्टेज में जाते हैं बट वो फुली डीकंडेंस नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि टाइम ही नहीं है सेल के पास। रिकॉम्बिनेंट तो है ही, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, हाँ। यहां पे ईआर बन जाएगी, हाँ। गोल्जी बॉडी बन जाएगी, हाँ। न्यूक्लियोलस बन जाएगी, हाँ। बट डीकंडेंसेशन होगी। डीकंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, बताता हूं आपको। ये क्या है, क्रोमोसोम था कोई, ये वाला क्रोमोसोम था, ठीक है। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां थे, एन नंबर ऑफ यहां थे, हर एक के पास सिस्टर क्रोमैटिड थी। अब क्या होता है बेटा, डीकंडेंसेशन इसकी होती है। डीकंडेंसेशन यानी कि डीकॉम्पैक्शन, यानी कि एक्सटेंडेड स्टेट में पहुंचना। बट क्या होता है, कंप्लीटली नहीं पहुंच पाता, वो थोड़ा सा रह जाता है, कंडेंस रह जाता, थोड़ा सा ऐसे करके रह जाता, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा कंडेंस रह जाता है। ऐसा क्यों रहा थोड़ा सा कंडेंस? क्योंकि सेल ना प्रोफेज जो है वन के, टीलोफेज वन के बाद ना इंटरकाइनेसिस में चली जाती है, और फिर से प्रोफेज शुरू करना है। जब दोबारा फिर से प्रोफेज शुरू करना है, सेल डिवीजन फिर से शुरू करना है, तो सेल के पास टाइम ही नहीं है। सेल कह रही है कि यार दर एक पहले कंडेंस कराओ, फिर से डीकंडेंस कराओ, फिर से कंडेंस करो, एक काम करो, रहने दो, आगे बढ़ाओ इनको। तो यहां पे एनसीईआरटी चीज बोलती है कि क्या फुली डीकंडेंस हुए? नहीं। क्या फुली अनकॉम्पैक्ट हुए? नहीं। पार्शियली डीकंडेंसेशन होती है, किस केस में? टीलोफेज वन के केस में। अदरवाइज जो नॉर्मल जो माइटोसिस का टीलोफेज था उसमें कंप्लीटली डीकंडेंसेशन होती है, बट यहां पे नहीं होती है। इसके बाद सेल एंटर करती है बेटा, जो मैंने आपको बताया पहले, कहा है प्रोफेज वन, फिर उसके बाद है मेटाफेज वन, फिर उसके बाद है एनाफेज वन, उसके बाद कौन सी आ जाएगी बेटा, टीलोफेज वन। और टीलोफेज वन जैसे कंप्लीट होगा बेटा, अब सेल चल जाएगी बेटा किसमें, साइटोकाइनेसिस वन में। यानी कि जो है सेल ने मियोसिस वन का जो है कैरियोकाइनेसिस वन कंप्लीट किया, ठीक है। जो सेल क्या थी, ये 2n4c थी। अब जो है वही यहां पे साइटोकाइनेसिस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन होगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे हाफ हो जाएंगे, और हर एक क्रोमोसोम के पास क्या हो जाएंगे बेटा। और इन दोनों सेल्स को, यानी कि जो मियोसिस वन का जो रिजल्ट है ना, अभी मियोसिस 2 शुरू नहीं हुई है। यहां क्यों लिखा फिर मैंने, अरे यार नोट्स फिर वो बढ़िया नहीं बनते, फिर मजा नहीं आता फिर उसमें। रुको, ना साइटोकाइनेसिस। तो मैंने क्या बोला यहां पे कि जो है सेल ने कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट किया, कैरियो वन, जिसमें प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन कंप्लीट हुआ, और इसके बाद जो है 2 सेल बन गई। अब जो 2 सेल है वो थी ऐसी, एन, और हर एक क्रोमोसोम के पास था 2 क्रोमेटिड। एन सेल था, सेल के पास क्या था, 2 क्रोमेटिड, ठीक है। यहां पे सेल क्या थी जब शुरू हुई थी, 2n और 4c थी। 4c क्यों थी, क्योंकि इससे पहले वो G1S G2 से होके हुई आई थी सेल, ठीक है। और जो सेल जिसमें, अच्छा एक क्वेश्चन पूछना भूल गया आपसे, ऐसी सेल जिसमें मियोसिस होने वाला होता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मियोसिस वन है, पूरा जो मियोसिस वन है, और फिर साइटोकाइनेसिस वन हो गया, ये पूरा क्या है, मियोसिस वन है। उस मियोसिस वन के जो रिजल्ट सेल होती है बेटा, 2 सेल होती है, उसको मैं बोलता हूं डयाड ऑफ सेल। क्या बोलता हूं बेटा, डयाड ऑफ सेल बोलता हूं। अब सेल यहां पे क्या करेगी, पहले एक छोटी सी ना शॉर्ट स्टेज में एंटर करेगी, इंटरकाइनेसिस, और फिर इसके बाद मियोसिस 2 में जाएगी। वो डायरेक्ट नहीं जाएगी मियोसिस 2 में कि भाई डयाड ऑफ सेल डायरेक्ट चलेगी, हर एक सेल जाएगी, दोनों सेल जाती हैं, ऐसा नहीं एक सेल जाएगी। वो एक टेम्परेरी स्टेज में जाएगी यहां पे, जिसका नाम क्या है, इंटरकाइनेसिस, जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। यहां पे क्या करती है सेल, प्रिपेयर करती है, प्रिपरेशन ऑफ मियोसिस 2। और अगर एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल है तो यहां पे सेंट्रियोल डबल होती है, यहां पे सेंट्रियोल क्या करती है, डबल करती है। ये क्वेश्चन आया हुआ PYQs में है कि जो इंटरकाइनेसिस होती है ना, ये तो मियोसिस 1 होगी, डयाड ऑफ सेल बन गई। डयाड मतलब 2 सेल जो किसमें एंटर करेंगे, दोनों सेल किसमें एंटर करेंगे, इंटरकाइनेसिस में एंटर करेंगे। इंटरकाइनेसिस क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, टेम्परेरी होती है। M2 के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। और इसी टाइम क्या करती है, अगर एनिमल सेल है तो वो सेंट्रियोल डबल करेगी, और अगर प्लांट सेल है तो उसमें तो होता ही नहीं है सेंट्रियोल, तो डबल क्या होगा, जो चीज है ही नहीं वो डबल कैसे करोगे, है ना। अब आया थी हमारी मियोसिस 2। मियोसिस 2 पढ़नी ही नहीं है आपको, इक्विवेलेंट टू
माइटोसिस इक्वलेंट टू माइटोसिस, एक सेल जो है जिसके पास N और 2C है वो क्या करेगी यहां पे, वो 2 सेल में कर जाएगी डिवाइड, तो N नंबर रहेगा यहां पे, बट यहां पे क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेम यहां पे एक सेल थी जिसके पास 2C था, क्या हो जाएगा बेटा, N और C, और एक सेल है जो N और C हो जाएगा। ये 4 सेल बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड ऑफ सेल्स बोलते हैं। टेट्राड ऑफ सेल मतलब यहाँ पे टेट्राड ऑफ सेल बने मियोसिस 2 के बाद, ठीक है बेटा। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं पानी पी लेता हूं। ओके ठीक है, तो चलो भाई इसमें हम देखते हैं प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 सब देखते हैं, फिर इसमें कैसा होता है, बवाल होता है ना। एक ही साथ देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेल के बारे में देखेंगे, ऑब्वियसली 2 सेल होती हैं, दोनों डैड ऑफ सेल में होता है, बट मैं एक ही सेल में करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक सेल है ये, ओके। प्रोफेज 1 में क्या होगा, और जब प्रोफेज 2 है ना, ये तो मियोसिस 2 है, तो प्रोफेज 2 है वो क्या होगा, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा बेटा, डाउन हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगी यहाँ पे, यस कंडेंसेशन हो जाएगी, फुली कंडेंस हो जाएंगे क्रोमोसोम, किसमें, प्रोफेज 2 के एंड तक। प्रोफेज के 2 के एंड तक आते आते जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, फुली कंडेंस हो जाएगा। बट ये आम क्रोमोसोम नहीं है, ध्यान रखना, मैंने आपको बोला ही था क्या है ये, ऐसे करके रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके बाद किसमें चला जाएगा, मेटाफेज 2 में। अब सेल किसमें चलेगी, मेटाफेज 2 में चलेगी। मेटाफेज 2 में क्या होगा बेटा, इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी, सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। सिंगल का मतलब क्या है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, वो एक ही प्लेट बनाएंगे वो, तो सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनती है। यहाँ पे क्या बनती है, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनती है, ऐसे कर एक ही प्लेट बनती है, सिंपल। वही सेम चीज है, काइनेटोकोर अटैचमेंट रहेगा, वो जो एग्जैक्टली जो सेम हमने क्या देखा था, हमने किसमें देखा था, जो माइटोसिस में देखा था, सेम ही है। काइनेटोकोर अटैचमेंट हो गया, लो भाई अपोजिट पोल किससे, जो दोनों तरफ जो है काइनेटोकोर क्या होते हैं, इसके अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर से, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनती है, सिंगल मेटाफिजिक प्लेट बनती है। क्या बनती है, सिंगल मेटाफिजिक प्लेट बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल आगे बढ़ेगी और किस में चली जाएगी बेटा, एनाफेज 2 में चली जाएगी। अब एनाफेज 2 में क्या होता है बेटा, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड हो जाते हैं सेपरेट, यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और पोल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। सेम जैसे हमने सेम देखा था, किसमें देखा था सेम हमने, वही किसमें सेम देखा था बेटा, वही हमने जो है माइटोसिस वाले में देखा, इक्विवेलेंट है। बट यहाँ पे ये नॉर्मल सेल नहीं है, नॉर्मल सेल नहीं है, डैड ऑफ सेल है, वो हो रही है, इसी वजह से इसको माइटोसिस नहीं बोलते। इक्वेशनल डिवीजन बोलना ठीक है, इक्विवेलेंट टू एमफेज बोलना ठीक है, माइटोसिस बोलना ठीक है, बट एग्जैक्टली माइटोसिस नहीं बोल सकते, है तो मियोसिस का पार्ट ही ना ये। तो क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गया, यहाँ पे स्प्लिट हो गए, किसमें, एनाफेज 2 में। तो बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एनाफेज, आप खुद लिखोगे, आप ये नोट्स बनाना है आपको, एनाफेज जो 1 है वर्सेस एनाफेज 2, दोनों का इवेंट क्या है ये आप मेरे को बताओ, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दोगे आप। और एक चीज और मैं बार बार बोलता हूं कि जो है मैंने यहाँ पे जो है क्विज और जो नोट्स और बहुत सारे जो फ्री रिसोर्सेज रखे हुए हैं बेटा, आप जाके क्या बोलते हो क्लिक कर लो, आपके काम आएंगे। बार बार बोलता रहता हूँ, आप पता नहीं क्या करते रहते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट ही नहीं डाली कि सर हमें मतलब जो है वो फ्री मटेरियल प्रोवाइड करवा दो, नहीं है उसके पैसे कुछ। यहाँ एनाफेज के बाद क्या आती है, टीलोफेज में आती है। तो टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है जी, किसके राउंड बन जाती है, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाते हैं, वो देखो डीकंडेंसेशन हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। कोई आम क्रोमोसोम तो है नहीं, ये लो, ये तो हो गया सेंट्रोमियर हो गया ना। अब इसके राउंड क्या बन जाता है, वही सेम बन जाता है, सब कुछ क्या बन जाता है, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी ऐसे करके। फिर जो ये होगी टीलोफेज, कौन सी, टीलोफेज 2। इसके बाद क्या हो जाएगी भाई, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, लो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, वही है एन और सी, एन और सी।
ये क्वेश्चन पूछे आते हैं बेटा। ये हमारी कौन सी है? मियोसिस है। ये मियोसिस हमारी क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो अगर आप देखोगे, अगर हम दोनों का कंपेयर करते हैं यहाँ पे, मियोसिस और माइटोसिस और मियोसिस से कंपेयर करते हैं, सबसे पहले तो ये देख लो, मियोसिस 1 मियोसिस 2 को तो बाद में देखते हैं, माइटोसिस और मियोसिस का देखते हैं। सेल्स यहाँ पे कितनी बनती हैं? 2। ये इसमें कितनी बनती हैं? 4। क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? सेम। इसमें क्या रहता है? हाफ। अकर्स इन द सोमेटिक सेल, ये किसमें मिलती है बेटा? जर्म सेल्स में। जेनेटिक वेरिएशन इसमें होती है? नहीं। इसमें क्या होती है? यस। अब हमारे आ जाती है एनाफेज वर्सेस एनाफेज बोल रहा हूं यार, मियोसिस 1 वर्सेस मियोसिस 2। मेलोसिस नहीं, मेलोडी। खुद जान जाओ, है ना, खुद जान जाओ। मेलोडी एक टॉफी आती थी। इसमें क्या है? जो प्रोफेज 1 है वो लॉन्गेस्ट स्टेज है इसकी, क्रॉसिंग ओवर इसमें होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है। प्रोफेज 2 है जो यहाँ पे क्या है बेटा? शॉर्ट स्टेज है, यहाँ पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होती है। मेटाफेज 1 में क्या होता है बेटा? डबल मेटाफेजिक प्लेट बनती है, यहाँ पे सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनती है, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा? मेटाफेज 2 में, ठीक है। गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे लिख ही लो, मुझे पता है आपके ऊपर पूरा भरोसा है, मैं गड़बड़ करके आओगे। मेटाफेज 2 में सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनती है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। लाल बटन दबा के ही आते हैं ये ले, पता नहीं क्या आधे तो ओवर थिंकिंग में करके आ जाते हैं गड़बड़। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, और इसी में सेल जो होती है 2n से n हो जाती है। इसमें क्या है? एनाफेज 2 में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है। फिर उसके बाद है टीलोफेज 1 जो होती है, ठीक है, डीकंडेंसेशन इसमें पार्शियल होती है, ठीक है। और यहां पे जो टीलोफेज 2 है बेटा, यहां पे जो डीकंडेंसेशन है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। मियोसिस 1 का रिजल्ट क्या है? 2 सेल है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? डयाड ऑफ सेल। दया ये दरवाजा तोड़ दो। यहां पे क्या है बेटा? 4 सेल हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन 2n 2c 4n, ठीक है, 4n तो होता नहीं कुछ, 4c, ठीक है। और जो प्रायर टू सेल डिवीजन एस फेज में क्या है, जीवन में क्या है, ऐसे करके बहुत सारी क्विजेस बनाई हैं, उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। और कल वाला जो चैप्टर है भैया, बवाल चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल शुरू होने वाला है बेटा, उसमें बायोमोलिक्यूल बवाल चैप्टर है। यहां अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो कल हम मिलते हैं बायोमोलिक्यूल में, जिसमें हम जो है डीएनए, वैसे तो हमने डीएनए कवर कर लिया था, हमने डीएनए के जो स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर हमने कवर कर ली थी, बट डीएनए की थोड़ा सा यहाँ पे एक और दूसरे तरीके से, दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको हम देखेंगे। फिर आरएनए है, आरएनए तो एक ही बात, न्यूक्लिक एसिड हो गया वो। फिर उसके बाद जो है लिपिड्स हो गया, अमाइनो एसिड में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सर अमाइनो एसिड की दिक्कत आ रही है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं सर, उसमें दिक्कत आ जाती है हमें। तो बेटा यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कल वाले चैप्टर में। तो कल वाला जो चैप्टर है बेटा वो मिस मत करना। कल जो है आपको वही 9:30-10 बजे के अराउंड आपकी रिकॉर्डिंग वो हो जाएगी, ठीक है। जो है रिकॉर्डिंग करेंगे अपन 9:30-10 बजे, मिलते हैं कल बायोमोलिक्यूल पे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।